कैसी प्रिपरेशन चल रही है? आर यू ऑल रेगुलरली रिवाइजिंग द पोर्शन विच आई एम कंप्लीटिंग इन क्लास और नॉट? देखिए, इनकम टैक्स में रेगुलर रिवीजन की आवश्यकता है। जितना आप पढ़ रहे हैं रोज का रोज अगर रिवाइज नहीं हुआ तो इट विल बाउंस बैक ऑन यू ऑन कोर्स कंप्लीशन। मतलब आपको कोर्स कंप्लीशन पे ऐसा लगेगा जैसे आपको कुछ भी आता ही नहीं है। पैरेलल रिवीजन अगर आप करेंगे तभी वो सारी बातें आपको याद रहेंगी। आप देखते हैं मेरे साथ कि एक एक घंटा लग जाता है सिर्फ हम एक एक पन्ना पढ़ते हैं इनकम टैक्स का। दैट मीन्स देयर इज लॉट मेनी थिंग्स टू डिस्कस ऑन ईच एंड एवरी वर्ड। कभी कभी एक एक लाइन को समझने में हम लोग कितना समय लगा देते हैं, और जब तक हम उसको फिक्स नहीं करते, परमानेंटली याद नहीं कर लेते रिवाइज करके, वो चीजें तुरंत स्किप हो जाती हैं। हमारा कोर्स बहुत वाइड है, न जाने कितनी सारी बात सुननी है। इतनी सारी क्लासेस हो गई सैलरी की, अभी कंटिन्यू कर रहे हैं, अभी बात करना बाकी है सैलरी में। और जरा इमेजिन कीजिए कि सैलरी तो एक छोटा हेड है, अभी तो हमें और भी बड़े बड़े हेड देखने हैं, पीजीबीपी, कैपिटल गेन, वो सब कैसे आप स्टेबलाइज करेंगे अनलेस यू आर मेकिंग प्रॉपर रिवीजन। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो रेगुलर रिवाइज कीजिए। अगर रेगुलर रिवीजन करेंगे और जो इलस्ट्रेशंस होते हैं हर प्रोविजन के बाद, मोस्ट ऑफ द इलस्ट्रेशन हम क्लास में डिस्कस करते हैं, कुछ पोर्शन हम इलस्ट्रेशन के स्किप कर देते हैं, वो सब आप रेगुलरली देखिए। जब आप क्लास में कोई भी बात मुझसे सुनते हैं तो वो आपके टेम्पोररी मेमोरी में होता है। ठीक है, टेम्पोररी मेमोरी वो मेमोरी होती है जो तुरंत इवेपोरेट हो जाती है, वाइप ऑफ हो जाती है। जब हम उसे रिवाइज कर लेते हैं ना तो वो मेरी परमानेंट मेमोरी में चली जाती है। और टेम्पोररी मेमोरी से परमानेंट मेमोरी में शिफ्ट करना ये बहुत आवश्यक भी है, क्योंकि टेम्पोररी मेमोरी की जो स्पेस होती है वो लिमिटेड स्पेस होती है। उसको परमानेंट हार्ड डिस्क में डालते जाइए ताकि टेम्पोररी मेमोरी का स्पेस खाली होते रहे। हर दिन टेम्पोररी मेमोरी का स्पेस खाली होना चाहिए ताकि जो मैं आपको बता रहा हूं वो वहां जाए, आप रिवाइज करो और उसको परमानेंट मेमोरी यानी कि हार्ड डिस्क में डाल दो। ठीक है, तो विदाउट रिवीजन इनकम टैक्स विल नॉट वर्क, दैट्स फॉर श्योर। चलिए आइए, तो हम लोग अब आगे के परक्यूजिट्स देखते हैं। नाउ द नेक्स्ट परक्यूजिट इज फ्री डोमेस्टिक सर्वेंट। इसको हमने चार्ट प्रेजेंटेशन दिया है, परक्यूजिट का नाम बताया है और टैक्सेबल वैल्यूज में से कितनी है ये बताया है। और नोट में अगर कोई विशेष बात ध्यान देने वाली है, ठीक है, कोई कंडीशन अटैच्ड है, तो वो सब बात नोट में देखने को मिलेगी। फ्री डोमेस्टिक सर्वेंट, एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय के घर पे स्वीपर लगा दिया और एम्प्लॉयर उस स्वीपर को 3,000 रुपए देता है। एक बात बताइए, स्वीपर किसका काम कर रहा है? एम्प्लॉय का काम कर रहा है। तो स्वीपर को जितनी भी सैलरी एम्प्लॉय देता है वो एम्प्लॉय के हाथ में क्या है? परक्यूजिट है, बेनिफिट इन काइंड, राइट। तो अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को स्वीपर दे दे, गार्डनर दे दे, वॉचमैन दे दे, पर्सनल अटेंडेंट दे दे, तो जो भी कॉस्ट टू द एम्प्लॉयर है लेस अमाउंट पेड बाय द एम्प्लॉय। अगर एम्प्लॉय से कुछ रिकवर किया जाएगा तो वो लेस किया जाएगा। ठीक है, हर परक्यूजिट में यही बात होगी कि अगर अमाउंट रिकवर किया जाता है एम्प्लॉय से तो ये लेस कर दिया जाएगा। ये बात अब मैं दोबारा नहीं बोलूंगा, क्योंकि ये बात हमेशा परमानेंटली हर परक्यूजिट के लिए है। एम्प्लॉय जितना खर्चा करता है वो परक्यूजिट है, एम्प्लॉय से जितना रिकवर कर लिया जाता है वो लेस कर दिया जाता है। कुछ कुछ परक्यूजिट में गवर्नमेंट की तरफ से भी एग्जेम्पशन है। ठीक है, तो वहां पे क्या होगा कि जितना एम्प्लॉयर खर्चा किया माइनस एग्जेम्पशन माइनस अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम एम्प्लॉय, और जहां पे गवर्नमेंट की कोई एग्जेम्पशन नहीं है तो अमाउंट एक्सपेंडेड बाय द एम्प्लॉय माइनस अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम द एम्प्लॉय। आपको परक्यूजिट की वैल्यू बताते हैं। परक्यूजिट की वैल्यू क्या होगी? देयर इज नो एग्जेम्पशन, अगर एग्जेम्पशन नहीं है तब एक्सपेंडिचर बाय एम्प्लॉयर लेस amount recovered from employee.
एक्सपेंडिचर बाय एम्प्लॉयर लेस अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम एम्प्लॉय, ये क्या हो जाएगा? टैक्सेबल। जब एग्जेम्पशन है, एग्जेम्पशन अवेलेबल है, तब क्या होगा? वैल्यूएशन कैसे होगी? एक्सपेंडिचर बाय एम्प्लॉयर लीजिए, लेस एग्जेम्पशन, एग्जेम्पशन कितने रुपए की गवर्नमेंट दे रही है? लेस अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम एम्प्लॉय। ये क्या हो जाएगा? जो बचेगा ये टैक्सेबल परक्यूजिट है। क्लियर है सबको? तो अगर एग्जेम्पशन नहीं है तो अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर बाय द एम्प्लॉयर माइनस रिकवरी फ्रॉम द एम्प्लॉय इज परक्यूजिट वैल्यू। If there is an exemption given by government, then amount of expenditure by the employer minus exemption minus amount recovered from employee will be taxable perquisite. Understood? अच्छा, अगर मान लीजिए ये दोनों आइटम हम माइनस कर रहे हैं और वैल्यू निगेटिव हो जा रही है यहां पे, तो क्या निगेटिव वैल्यू कंसीडर की जाएगी? नहीं, एग्जेम्पशन के नेवर एक्सीड इनकम। तो आपको ध्यान देना होगा कि एग्जेम्पशन इस कदर कीजिएगा ताकि ये निगेटिव ना हो जाए। अगर गवर्नमेंट एग्जेम्पशन 500 रुपए का दे रही है अब मेरी वैल्यू ही आ रही थी कितनी? 200 रुपए, तो 200 की एग्जेम्पशन होगी। ठीक है? नेचर ऑफ परक्यूजिट, टैक्सेबल वैल्यू ऑफ परक्यूजिट। फ्री डोमेस्टिक सर्वेंट, सर्विस ऑफ स्वीपर, गार्डनर, वॉचमैन और पर्सनल अटेंडेंट, इसके लिए कह रहा है एक्चुअल कॉस्ट टू द एम्प्लॉयर लेस अमाउंट पेड बाय द एम्प्लॉय। सप्लाई ऑफ गैस, इलेक्ट्रिसिटी और वाटर फॉर हाउस होल्ड कंजप्शन, एम्प्लॉयर गैस, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर की सप्लाई करा दे रहा है एम्प्लॉय को। प्रोक्योर्ड फ्रॉम आउटसाइड एजेंसी, मतलब किसी और से लेके, मतलब एम्प्लॉयर इज नॉट द मैन्युफैक्चरर ऑफ गैस, इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर। एम्प्लॉयर इज अरेंजिंग, प्रोक्योरिंग फ्रॉम एन एजेंसी एंड इज प्रोवाइडिंग टू एम्प्लॉय, देन वट एवर अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर डन बाय द एम्प्लॉयर, राइट, अमाउंट पेड टू द एजेंसी, जितना एजेंसी को पे कर रहा है, ऑब्वियसली जितना एम्प्लॉय से रिकवर किया जा रहा है वो लेस किया जाएगा, वो यहां लिखा भी है। द अमाउंट डिटरमिन्ड शैल बी रिड्यूस्ड बाय द अमाउंट इफ एनी रिकवर्ड फ्रॉम द एम्प्लॉय, ये रिड्यूस कर दिया जाएगा। रिसोर्सेज ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर, अगर एम्प्लॉयर ही मैन्युफैक्चरर ऑफ गैस है, इलेक्ट्रिसिटी है और वो एम्प्लॉय को दे रहा है तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पर यूनिट, मतलब अपनी प्रोडक्शन लागत वो देखी जाएगी। ठीक है? अगर मान लीजिए एम्प्लॉयर इज द मैन्युफैक्चरर ऑफ गैस और एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को गैस दे दिया जिसकी कॉस्ट, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पता है कितनी है? 500 रुपए। होलसेल में कितने में बिकता है? 800 रुपए। रिटेल में कितने में बिकता है? 1200 रुपए। कितने रुपए का परक्यूजिट कहलाएगा? 500 रुपए मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। क्लियर टू ऑल? Education facilities for children. Education facilities for children. Free education to employees' own children in the school owned or maintained by the employer or the school is sponsored by the employer. Either the school is owned by the employer, owned or maintained by the employer हो, या फिर sponsored by the employer. तो यहां पे 1000 रुपए महीने की एग्जेम्पशन मिलती है, ये एग्जेम्पशन हो जाती है। तो कैलकुलेशन का तरीका होता है कॉस्ट टू द एम्प्लॉयर, जितना एम्प्लॉयर ने पेमेंट किया माइनस एग्जेम्पशन माइनस रिकवरी। दिस इज फ्री एजुकेशन टू एम्प्लॉइज ओन चिल्ड्रन, लेकिन ये ध्यान दीजिएगा एम्प्लॉय के अपने बच्चों के लिए एम्प्लॉयर खर्च कर रहा है। ठीक है? Is it children education allowance? No, it's not an allowance. It's a perquisite because employer क्या कर रहा है? स्कूल की फीस एम्प्लॉयर ही पे कर रहा है। ऐसे समझिएगा। एम्प्लॉयर्स ओन स्कूल है, एम्प्लॉयर की अपनी स्कूल है और वो एम्प्लॉय को कहता है कि आप अपने बच्चों को भेजो, वो फ्री में हमारी स्कूल में पढ़ेंगे। एम्प्लॉयर की स्कूल की फीस जो है वो है मान लीजिए
3,000 पर मंथ, तो 1,000 रुपए पर मंथ की एग्जेम्पशन है, 2,000 रुपए इंप्लॉय के हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा। एम्प्लॉयर का अपना स्कूल है, 3,000 रुपए पर मंथ की फीस है, 1,000 रुपए की तो एग्जेम्पशन मिल जाएगी। एम्प्लॉय से भी 800 रुपए महीने की रिकवरी की जाती है, तो 800 रुपए वो और लेस हो जाएगा। एम्प्लॉय के हाथ में जो परक्यूजिट कहलाएगा वो कितना कहलाएगा, 1200 रुपीज। तो ऐसे समझ लीजिए अगर एम्प्लॉयर की अपनी स्कूल होती है ना, तो 1,000 रुपए पर मंथ की एग्जेम्पशन हो जाती है, बैलेंस टैक्सेबल है। इन केस ऑफ स्कूल स्पॉन्सर्ड बाय एम्प्लॉयर में भी 1,000 रुपए की एग्जेम्पशन हो जाएगी। इसका क्या मतलब है, स्पॉन्सर्ड का मतलब क्या होता है? स्पॉन्सर्ड का बेसिकली मतलब है टाई अप। एम्प्लॉयर ने क्या किया हुआ है, डीपीएस के साथ टाई अप कर लिया है। एम्प्लॉयर ने डीपीएस में टाई अप कर लिया कि मेरे एम्प्लॉय के जितने भी बच्चे हैं, मेरे जितने भी एम्प्लॉयज हैं, उनके जो भी बच्चे हैं वो सब डीपीएस में पढ़ेंगे, ठीक है। और कुल मिला के मेरे सारे एम्प्लॉयज, मेरे हजारों एम्प्लॉयज हैं, उन सब के बच्चे सब कहां पढ़ेंगे, डीपीएस में पढ़ेंगे। टोटल 1,000 एडमिशंस मैं आपको दूंगा, ठीक है। 1,000 एडमिशंस मैं आपको दूंगा। एम्प्लॉयर बात कर लेता है डीपीएस में, कहता है कि ये जो फीस है आपकी कितनी है, डीपीएस बताती है कि मेरी जो फीस है वो 5,000 रुपीज है। वो कहता है कि मैं जो पेमेंट करूंगा वो एट द रेट ऑफ 3,000 पर मंथ ही करूंगा। डीपीएस रेडी हो जाती है, कहती है ठीक है आप 1,000 एडमिशन दे दीजिए अपने एम्प्लॉयज के बच्चों का, 3,000 पर मंथ पे एडमिशन हो जाएगा। तो टोटल फीस जो एम्प्लॉयर डीपीएस को पे करता है हर महीने, वो कितना पे करता है, 3,000 इंटू 1,000, बताइए कितना हो गया, 3,000,000, ठीक है। हाउ मच, 30 लाख रुपीज। वो 30 लाख रुपया हर महीने क्या करता है, डीपीएस को पे कर देता है। अब इंप्लॉय से पैसे मान लीजिए नहीं लिए जाते हैं, तो परक्यूजिट वैल्यू इंप्लॉय के हाथ में क्या होगी, 3,000 रुपया कॉस्ट टू द एम्प्लॉयर। यहां पे ध्यान दीजिएगा, फीस नहीं देखनी है, कॉस्ट टू द एम्प्लॉयर देखना है। तो 5,000 रुपया डीपीएस की फीस है, लेकिन एम्प्लॉयर तो 3,000 के रेट से दे रहा है ना, तो 3,000 कॉस्ट टू द एम्प्लॉयर लेस 1,000 एग्जेम्पशन, 2,000 रुपए पर मंथ एम्प्लॉय के हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा। दिस इज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ एम्प्लॉय। तो यार बच्चों, मान लीजिए यहां पे 1,000 रुपए की रिकवरी भी की जाती है, तो 3,000 में से 1,000 एग्जेम्पशन वाला लेस होगा, 1,000 रिकवरी वाला भी लेस होगा, और 1,000 टैक्सेबल बचेगा। कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है आपको, समझ में आ रही है बात सारी, क्लियर है? यही कहानी है। ये हो गया पहले वाले का मतलब, समझ लिया हम लोग ने। स्कूल ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर और स्पॉन्सर्ड बाय द एम्प्लॉयर, दोनों बात समझ में आ गई। ओन्ड हो या स्पॉन्सर्ड हो, दोनों के केस में 1,000 रुपए की एग्जेम्पशन है। ओन का मतलब आप समझते हैं, स्पॉन्सर का मतलब होता है जहां पे टाई अप कर लेता है एम्प्लॉयर, बेसिकली फीस कम देता है जहां पे, ठीक है। 5,000 की फीस होगी तो 3,000 में टाई अप किया हुआ है, तो वहां पे भी जो कॉस्ट टू द एम्प्लॉयर उसमें से भी 1,000 रुपए घटा के बैलेंस परक्यूजिट एम्प्लॉय के हाथ में टैक्सेबल होगा। अदर स्कूल, अदर स्कूल का मतलब ना तो टाई अप है, ना ही एम्प्लॉयर का अपना स्कूल है, ठीक है। अब जैसे एम्प्लॉयर ने तो एम्प्लॉय को बोला कि डीपीएस में एडमिशन करा लो, एम्प्लॉय ने बोला मैं डीपीएस में एडमिशन नहीं कराऊंगा, ठीक है। एम्प्लॉय बोलता है कि मैं अपने बच्चे को सेंट जॉन्स में ही पढ़ाऊंगा, ठीक है। अब सेंट जॉन्स की जो स्कूल है वो 3,000 रुपए की है, ठीक है। उसमें से 1,000 रुपए की एग्जेम्पशन मिलेगी, 2,000 टैक्सेबल हो जाएगा। सेंट जॉन्स की फीस मान लीजिए 3,000 रुपए। अब एम्प्लॉयर का कोई टाई अप तो है नहीं, तो एम्प्लॉयर पूरी फीस जमा करेगा सेंट जॉन्स में, तो जो भी फीस है माइनस 1,000 रुपया, कॉस्ट टू द एम्प्लॉयर लेस, सॉरी, अमाउंट रिकवर फ्रॉम एम्प्लॉय लेस होगा। ये 1,000 रुपए की एग्जेम्पशन यहां पे नहीं मिलेगी। जो टाई अप वाले स्कूल है वहां पे 1,000 रुपए की एग्जेम्पशन नहीं आएगी। अगर सेंट जॉन्स की फीस 3,000 एम्प्लॉय ने जमा किया है, तो 3,000 रुपए एम्प्लॉय के हाथ में टैक्सेबल है। अगर कुछ रिकवरी हो रही है तो वो भले लेस हो जाएगा। अगर रिकवरी 800 रुपए की जा रही है एम्प्लॉय से, तो 2,200 रुपए टैक्सेबल है।
तो एग्जेम्पशन कहां पे 1000 रुपए का? ओनली इन द केस ऑफ स्कूल ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर और इन द केस ऑफ टाई अप स्कूल। अगर बाकी स्कूल में एम्प्लॉय कहता है मेरे बच्चे को पढ़ाना है, भाई एम्प्लॉय कह रहा है कि मेरे बच्चे को दूसरी स्कूल में पढ़ना है जहां आपका टाई अप वहां नहीं पढ़ना है, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, वहां पे 1000 की एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी एम्प्लॉय को, जितना एम्प्लॉय पैसा जमा करेगा पूरा टैक्सेबल होगा। अच्छा, फॉर अदर देन चिल्ड्रन दैट इज ग्रैंड चिल्ड्रन अदर हाउस होल्ड मेंबर। अब एम्प्लॉय को पैसे दे रहा है, अपने भाई को पढ़ा लो, अपनी बहन को पढ़ा लो, अपने पोते को पढ़ा लो, पोती को पढ़ा लो, बच्चों को छोड़ के किसी और के लिए, तो ऐसे केस में भी कोई एग्जेम्पशन नहीं है। जो एम्प्लॉय की कॉस्ट है लेस अमाउंट रिकॉर्ड फॉर एम्प्लॉय किया जाएगा। याद रहेगी ये बात। तो एग्जेम्पशन जो 1000 रुपए की है, देखिए जहां एग्जेम्पशन है वहीं फोकस करने की जरूरत है, जहां एग्जेम्पशन नहीं है वहां तो कुछ याद करने की जरूरत ही नहीं है। जितना रुपया एम्प्लॉयर दे रहा है वो क्या है? परक्यूसिट वैल्यू है, एम्प्लॉय से रिकवर किया जा रहा है तो वो लेस हो जाएगा। अरे जहां एग्जेम्पशन है वही तो याद करने की जरूरत है, नहीं तो ऑब्वियस सी बात है कि एम्प्लॉय के लिए अगर 200 रुपए का खर्चा करता है तो 200 रुपए की एम्प्लॉय की परक्यूसिट इनकम, अगर एम्प्लॉय के लिए 1000 का खर्चा करता है तो 1000 रुपए की परक्यूसिट इनकम। अरे याद रखने की आवश्यकता क्या है? जहां एग्जेम्पशन है तो एग्जेम्पशन के लिए याद रखो, एम्प्लॉय के अपने बच्चे को अगर एम्प्लॉयर अपने स्कूल में पढ़ाता है या फिर अपने टाई अप वाले स्कूल में पढ़ाता है तो 1000 रुपए की एग्जेम्पशन है। अमाउंट पेड फॉर फ्री ट्रेनिंग ऑफ द एम्प्लॉय इज नॉट टैक्सेबल। एम्प्लॉय को फ्री ट्रेनिंग के लिए भेजा जा रहा है, उसके लिए एम्प्लॉयर पैसे देता है तो ये क्या है? एग्जेम्प्टेड है। देखिए बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां अपने एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग वगैरह पे भेजती रहती हैं ताकि वो अपडेट रहे, ठीक है, रेगुलर अपडेशन के लिए ट्रेनिंग वगैरह पे भेजती रहती हैं और पैसे भी कंपनी ही देती है और वो एम्प्लॉय के हाथ में टैक्सेबल भी नहीं होगा। पेमेंट और रिम्बर्समेंट ऑफ स्कूल फीस टैक्सेबल इन ऑल केसेस। एक बात समझिए, अगर एम्प्लॉयर स्कूल की फीस दे रहा है या फिर एम्प्लॉय को रिम्बर्स कर रहा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है टाई अप नहीं है। अगर टाई अप होता है ना किसी भी स्कूल से तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को नहीं कहता कि तुम फीस जमा कर देना, हम तुमको रिम्बर्स कर देंगे, क्योंकि डीपीएस में ये जाएगा, टाई अप डीपीएस के साथ था और डीपीएस में जाके एम्प्लॉय बोलेगा ये 3000 में बात हुई तो थी, मेरे बच्चे का 3000 रुपए का फीस ले लीजिए, डीपीएस नहीं लेगा। तो डीपीएस में बेसिकली 30 लाख रुपए की एक सिंगल पेमेंट जाएगी, एक चेक जाती है 30 लाख रुपए की और 1000 बच्चों की फीस जमा हो गई। और ये बात समझ में? तो अगर एम्प्लॉयर रिम्बर्स कर रहा है, स्कूल फी की पेमेंट कर रहा है एम्प्लॉय को, ठीक है, तो बात समझने की कोशिश कीजिए यहां पे कौन सा केस होगा जहां पे टाई अप नहीं है, ठीक है। अपनी स्कूल होगी तो क्या एम्प्लॉयर ऐसे कहता होगा? एम्प्लॉयर इसे इस तरीके से कहेगा एम्प्लॉयर से, एक काम करो मेरी स्कूल में जाओ पैसा जमा कर दो फिर हमसे आके पैसा ले लेना। अरे क्या मजाक है? अगर मेरी अपनी स्कूल है तो क्या हम अपने एम्प्लॉय को ऐसे कहेंगे जाओ मेरी स्कूल में जाओ पहले बच्चे की अपनी फीस जमा कर दो और फिर आके मुझसे पैसे ले लो? अरे क्या, कोई जरूरत ही नहीं है। फिर हम यही कहेंगे ना पैसा मत जमा करना अगर मेरी स्कूल है तो। ये तो ही ना कहेंगे पैसे जमा करके आओ फिर आगे हमसे ले लो। तो पेमेंट या रिम्बर्समेंट की बात तभी आती है जहां पे ना तो अपना स्कूल है ना टाई अप वाला स्कूल है, और जब अपना स्कूल भी नहीं है टाई अप वाला भी स्कूल नहीं है तो निश्चित है टैक्सेबल होगा ही होगा, ठीक है, टैक्सेबल इन ऑल केसेस। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है वो उसको हाईलाइट कर लीजिए, नो रिस्ट्रिक्शन ऑन नंबर ऑफ चिल्ड्रन। हालांकि अलाउंसेस के केस में 2 बच्चों की ही क्या मिलती थी आपको? एग्जेम्पशन मिलती थी, सिर्फ 2 बच्चों की रिस्पेक्ट में एग्जेम्पशन मिलती थी। यहां पर रिस्ट्रिक्शन ऑन नंबर ऑफ चाइल्ड नहीं है। 10 बच्चे अगर इंप्लॉय के पढ़ रहे हैं तो 10 बच्चों के रिस्पेक्ट में 1000 रुपए की एग्जेम्पशन आएगी, ठीक है ये बात। तो यहां पे ये वाली कहानी नहीं है रिस्ट्रिक्शन ऑन नंबर ऑफ चाइल्ड की। क्लियर टू ऑल? नेक्स्ट देखिए, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को इंटरेस्ट फ्री और कंसेशनल लोन दे देता है। इंटरेस्ट फ्री लोन का मतलब यह होता है कि लोन पे इंटरेस्ट तो चल रहा है, जो लोन एम्प्लॉयर ने दिया है उस पे इंटरेस्ट चल रहा है 9% का, बैंक का रेट चाहे है 9% का, और एम्प्लॉयर एम्प्लॉय से लोन पे इंटरेस्ट ले ही नहीं रहा है। 1 लाख रुपए का लोन एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को दिया है, बैंक का इंटरेस्ट रेट कितना है 9%, यानी 9000 रुपए का फायदा एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को पहुंचाया है। और एम्प्लॉय 1 लाख रुपए का लोन दे दिया एम्प्लॉय को और इंटरेस्ट नहीं ले रहा है तो कितने का फायदा है? 9000 का। तो बैंक से वही लोन अगर एम्प्लॉय लेता तो कितना इंटरेस्ट देता? 9000 रुपए का। तो 9000 रुपए परक्यूसेट कहलाएगा एम्प्लॉय के हाथ। अब ये कंसेशनल रेट क्या है?
बैंक में लोन पे इंटरेस्ट रेट चल रहा है 9% का, एम्प्लॉयर कह रहा है तुम हमको बस 2% देना। ठीक है, तो फायदा कितने का हुआ? 7% का फायदा हो गया। 1 लाख रुपए का लोन एम्प्लॉयर ने दिया है तो 1 लाख का 7%, 7,000 रुपए एम्प्लॉय के हाथ में परक्यूसिट वैल्यू कहलाएगा। तो इंटरेस्ट फ्री और कंसेशनल लोन का मतलब यह है कि अगर लोन पे इंटरेस्ट नहीं है या फिर कंसेशनल लोन है तो ऐसे केस में क्या होगा? इंटरेस्ट फ्री या कंसेशनल लोन के केस में, इंटरेस्ट फ्री या फिर कंसेशनल लोन के केस में क्या होगा कि वट एवर इज द डिफरेंशियल, जितना इंटरेस्ट का फायदा एम्प्लॉय को करा रहा है वो एम्प्लॉय के हाथ में परक्यूसिट वैल्यूएशन कहलाएगी। लोन किसको दे रहा होगा? प्रोवाइडेड टू एम्प्लॉय और हाउस होल्ड मेंबर। अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को दे दे लोन तो भी परक्यूसिट वैल्यूएशन होगी एम्प्लॉय के हाथ में। एम्प्लॉयर अगर एम्प्लॉय को ना देके एम्प्लॉय की वाइफ को दे दे लोन तो भी परक्यूसिट वैल्यूएशन होगी। अरे भाई वो एम्प्लॉय की वाइफ को दे रहा है तो भी एम्प्लॉय को ही फायदा पहुंचा रहा है एम्प्लॉय, यही माना जाएगा। क्लियर है बात सबको? कैलकुलेशन कैसे होगी? आउटस्टैंडिंग बैलेंस फॉर ईच लोन ऑन द लास्ट डे ऑफ ईच मंथ। और ध्यान से एक बात समझो, आउटस्टैंडिंग बैलेंस फॉर ईच लोन ऑन द लास्ट डे ऑफ ईच मंथ इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज बाय एसबीआई ऑन फर्स्ट डे ऑफ द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर। और अगर कुछ इंटरेस्ट की रिकवरी की जा रही है तो वो लेस कर देंगे, बैंक के इंटरेस्ट रेट पे मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे परक्यूसिट की वैल्यू, और जितना इंटरेस्ट रिकवर किया जा रहा है वो लेस कर दिया जाएगा। तो इंटरेस्ट रिकवरी लेस कर देना ये तो नॉर्मल सी बात होगी। कैलकुलेशन को समझते हैं एक बार। यहां पे कह रहा था रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज बाय एसबीआई इन फर्स्ट डे ऑफ द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर हम लोग बात कर रहे हैं 18-19 की। 1 अप्रैल 2018 को एसबीआई का जो इंटरेस्ट रेट है उसी के हिसाब से कैलकुलेशन होगी 18-19 में परक्यूसिट की। मतलब इंटरेस्ट का बेनिफिट एम्प्लॉय को कितना मिल रहा है प्रीवियस ईयर 18-19 की अगर हमें कंप्यूटेशन करनी होगी तो 1 अप्रैल 2018 का इंटरेस्ट रेट लेना होगा एसबीआई का। ध्यान दीजिए लोन दिया गया है कब पता है? 20 अक्टूबर 2018 को लोन दिया गया, लोन गिवन। इस लोन पे इंटरेस्ट किस रेट से निकाला जाएगा परक्यूसिट वैल्यूएशन के लिए? 20 अक्टूबर 2018 को जो एसबीआई का रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा था, नहीं 1 अप्रैल 2018 को जो चल रहा था। यानी हर प्रीवियस ईयर में परक्यूसिट वैल्यूएशन जो होगी इंटरेस्ट के रिस्पेक्ट में वो एसबीआई का 1 अप्रैल को जो रेट है उससे लिया जाएगा। यानी अगर प्रीवियस ईयर 2019-20 की बात करें, अगले प्रीवियस ईयर की 19-20 की, तो 1 अप्रैल 2019 को जो एसबीआई का रेट होगा वो अप्लाई किया जाएगा पूरे साल की। पूरे साल में जो भी इंटरेस्ट की कैलकुलेशन होगी वो 1 अप्रैल के रेट पे होगी। क्यों हम लोग ऐसा कह रहे हैं? क्योंकि एसबीआई का इंटरेस्ट रेट हर समय चेंज होता रहता है। ठीक है, तो इंटरेस्ट रेट हर समय चेंज हो रहा है लेकिन 1 अप्रैल पे ही सारी कैलकुलेशन की जाएगी। हर दिन के लिए अलग अलग इंटरेस्ट कैलकुलेशन रेट नहीं यूज किया जाएगा। अगर आप एसबीआई जाओगे और उनसे पूछोगे कि आपका इंटरेस्ट रेट क्या चल रहा है 1 अप्रैल 2018 को, तो वो बताएंगे कि आपको लोन किस लिए लेना है, पहले तो ये बताओ। क्योंकि लोन किस लिए है, पर्पस ऑफ द लोन क्या है, उसी हिसाब से इंटरेस्ट रेट होता है। अब होता है हमारे देश में हाउसिंग लोन बड़े सस्ते होते हैं, ठीक है, कार लोन उससे महंगा होता है, एजुकेशन लोन उससे भी महंगा है। ठीक है, फिर उसके बाद बात कर लीजिए अगर पर्सनल खर्चे के लिए हमें लोन लेना है, जैसे कि हमको घर में टीवी लगाना है, एसी खरीदना है, उसके लिए लोन लेना है तो वो और महंगा है। बेसिकली हमारे देश की आवश्यकता क्या है? रोटी, कपड़ा और मकान। राइट, सरकार भी अभी चाहती है कि ये 3 चीज पूरी हो जाए, जन जन के पास हो जाए। रोटी कपड़ा मोस्टली मैनेज कर लेते हैं, लेकिन आज भी हिंदुस्तान में सभी के पास अपने पक्के मकान नहीं है। तो सरकार अभी मकान लेने के लिए लोन सबसे सस्ता दे रही है। हमारे देश की बड़ी रिक्वायरमेंट अभी यही है, बेसिक नेसेसिटी अभी सबके पास मकान हो जाए। अगर विदेश में बात करेंगे ना, अगर हम अमेरिका की बात करें तो पता है वहां सबसे सस्ता लोन कौन सा मिलता है? सबसे सस्ता लोन होता है वहां एजुकेशन। अगर पढ़ाई के लिए लोन लोगे तो सबसे कम रेट पे मिलेगा।
क्योंकि वहां एजुकेशन को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दी जा रही है, क्योंकि रोटी कपड़ा मकान सबके पास है। हमारे देश में एजुकेशन से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पहले लोगों के पास घर होना चाहिए। ये बेसिक नेसेसिटी है, इसलिए हमारे देश में हाउसिंग लोन सस्ता है। ठीक है ये बात। तो छोड़ दीजिए क्या सस्ता है, क्यों सस्ता है, इससे हमें क्या मतलब। हम लोग को मतलब ये है कि अगर हम एसबीआई से 1 अप्रैल को रेट पूछेंगे कि क्या है, तो वो होम लोन का अलग बताएगा। अगर हम उससे कार लोन पूछेंगे तो अलग बताएगा, एजुकेशन लोन पूछेंगे तो अलग बताएगा, पर्सनल लोन का मतलब होता है बाकी कोई भी सामान खरीदना है, ठीक है, तो अलग बताएगा। ठीक है, घूमने जाने के लिए, बेटी की शादी करने के लिए, घर में टीवी लगाने के लिए, इन सब के लिए जो लोन होता है उसे कहते हैं पर्सनल लोन। ठीक है, यानी द रेट ऑफ इंटरेस्ट डिपेंड्स अपॉन द काइंड ऑफ लोन और द पर्पस फॉर विच द लोन हैज बीन टेकन। तो हम कौन से रेट से परक्यूजिट वैल्यूएशन निकालेंगे जब एम्प्लॉय ने एम्प्लॉय को पैसे दिया है? सेम पर्पस देखेंगे। जब एम्प्लॉय से पैसे मांग रहा है, कह रहा है मुझे 5 लाख रुपए कर्ज दे दीजिए, तो एम्प्लॉयर भी पूछेगा क्यों चाहिए। एम्प्लॉय कहता है होम, घर बनवाने के लिए चाहिए, तो एसबीआई का होम लोन का इंटरेस्ट रेट से कंपैरिजन होगी। बात समझिएगा, होम लोन का इंटरेस्ट, सबका रेट ऑफ इंटरेस्ट लिख देते हैं। होम लोन का मान लीजिए 8.5% है, ठीक है। कार लोन का मान लेते हैं 10.5% है। एजुकेशन लोन 10% पे मिल रहा है हमारे देश में, 13% पे पर्सनल लोन मिल रहा है। एग्जाम्पल लिया हमने और मोटा मोटी यही चल भी रहा है, इसी के आसपास है। तो अगर मान लीजिए अब एम्प्लॉय कहता है कि एम्प्लॉयर को अप्रोच करता है, एम्प्लॉयर को अप्रोच करता है और एम्प्लॉय को लोन दे देता है। इसने पर्पस बताया एम्प्लॉय को कि ये हम होम के लिए ले रहे हैं, तो इस लोन पे 8.5% के रेट से क्या किया जाएगा, परक्यूजिट वैल्यूएशन की जाएगी। एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को मान लीजिए 10 लाख रुपए दिए हैं, तो 10 लाख का 8.5% कितना हो गया, 85,000। 85,000 विल बी द परक्यूजिट वैल्यूएशन। एम्प्लॉय के हाथ में 85,000 रुपए टैक्सेबल हो जाएगा, क्योंकि एम्प्लॉय ने कुछ भी नहीं दिया, एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को 85,000 का फायदा कराया इंटरेस्ट के रूप में, इंटरेस्ट फ्री लोन देके। अच्छा, अब एम्प्लॉय से कुछ रिकवर भी कर लिया जा रहा है, 4% के रेट से रिकवरी भी करता है एम्प्लॉयर, तो 4% 10 लाख का हुआ 40,000 रुपए, 40,000। तो 85,000 में से 40,000 लेस कर दिया जाएगा, 45,000 परक्यूजिट वैल्यूएशन होगा एम्प्लॉय के हाथ में। ठीक है ये बात। अच्छा, अब अगली बात समझने की कोशिश कीजिए, अगर मान लीजिए ड्यूरिंग द ईयर 1 रुपए का भी रीपेमेंट नहीं हुआ है, तो ये कैलकुलेशन होगी 85,000 की। अगर 1 रुपए की भी रीपेमेंट नहीं हुई है तब, मान लीजिए हर महीने रीपेमेंट की जाती है, हर महीने रीपेमेंट भी हो रही है, ठीक है। अप्रैल में मैंने इस 10 लाख रुपए में से 1 लाख रुपए पे कर दिया, ऐसे समझिए। चलिए, अप्रैल में आउटस्टैंडिंग कितना था, 10 लाख रुपीस। तो हम अप्रैल का इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे, 10 लाख इंटू 8.5% इंटू 1/12। मई की 2 तारीख, 4 तारीख, 5 तारीख को कुछ आपने 1 लाख रुपए पे कर दिया, तो आज तो आउटस्टैंडिंग कितनी थी, 9 लाख रुपए मई में। ये आउटस्टैंडिंग किस दिन का देखना है, देखिए आउटस्टैंडिंग बैलेंस फॉर ईच लोन ऑन द लास्ट डे ऑफ द ईच मंथ, लास्ट डे ऑफ द ईच मंथ। हर महीने की आखिरी तारीख को आउटस्टैंडिंग देखिए, जितना है उस पर इंटरेस्ट का कैलकुलेशन होता है। मई महीने का इंटरेस्ट का कैलकुलेशन 30 मई को जो आउटस्टैंडिंग होगी उस पर होगा। अप्रैल महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेशन जो 30 अप्रैल को, मई का कैलकुलेशन होगा 31 मई की आउटस्टैंडिंग पे। अप्रैल का इंटरेस्ट का कैलकुलेशन होगा 30 अप्रैल को जो आउटस्टैंडिंग है। तो मई का कैलकुलेशन 9 लाख रुपए पे होगा जो 31 मई को आउटस्टैंडिंग है। तो 9 लाख इंटू 8.5% इंटू 1/12,
समझ में आई बात सबको? दिस इज द ट्रेंड, ये तरीका है। और फिर मान लीजिए जून में हमने फिर 4-5 तारीख को 1 लाख रुपए पे कर दिया, तो 30 जून को तो आउटस्टैंडिंग और कम हो गई ना। 30 जून को आउटस्टैंडिंग हो गई 8 लाख रुपए, तो अब 8 लाख रुपए का 8.5% इंटू 1/12 निकालेंगे। अच्छा, अब व्हेन देयर इज नो रीपेमेंट, कभी कोई रीपेमेंट हो ही नहीं रहा है, तब तो भाई साहब हर महीने का कैलकुलेशन ऐसे ही होगा ना। अप्रैल का भी 10 लाख इंटू 8.5% इंटू 1/12, ठीक है। मई का भी 10 लाख इंटू 8.5% इंटू 1/12, जून का भी यही। अरे तो हर बार 1/12, मतलब ये क्या हो गया, 12 बार ये कैलकुलेशन करोगे। दिस कैलकुलेशन विल बी मेड 12 टाइम्स। मतलब सीधे सीधे आप ऐसे कह लो कि 10 लाख इंटू 8.5% इंटू 1/12, 12 बार ये कैलकुलेशन करनी होगी, तो इंटू 12। अगर कोई रीपेमेंट नहीं हो रहा है तो हर महीने की कैलकुलेशन तो यही होगी ना। 10 लाख पे हर महीने निकलेगा, तो यानी 12 बार ये वाली कैलकुलेशन होगी, इंटू 12 कर दीजिए, कट गया, सीधे निकाल लीजिए 10 लाख इंटू 8.5%। यही हमने यहां सिखाया आपको। कोई रीपेमेंट नहीं हो रही है तो सीधे निकाल लो जो भी लोन दिया गया उस पे, और रीपेमेंट हो रही है तो हर महीने की आउटस्टैंडिंग पे निकालो, ठीक है। हर महीने की आउटस्टैंडिंग पे निकाल रहे हैं। ये अप्रैल 18 है, ये मई 2018, ये जून 2018 है। कौन से रेट पे निकाल रहे हैं? जो 1/4/2018 को एसबीआई का रेट था, सेम पर्पस ऑफ द लोन के लिए वो रेट यूज कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब एक बात बताइए, लोन टेकन ऑन 5/5/2017 10 लाख रुपीस, आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 18 6 लाख, नो रीपेमेंट इन अप्रैल 18, नो रीपेमेंट इन अप्रैल 2018, रेट ऑफ इंटरेस्ट एसबीआई का 1/4/17 और 1/4/18 दोनों का बता देते हैं। 1/4/17 को चल रहा था 8.5%, 1/4/18 को चल रहा था 9%, ठीक है। कैलकुलेट इंटरेस्ट फॉर अप्रैल 2018 टैक्सेबल एज परक्यूजिट। क्वेश्चन समझ गए? लोन लिया गया था 5/5/17 को, ये प्रीवियस ईयर में आ रहा है। ये प्रीवियस ईयर पता है किस में आ रहा है? 17/18 में लिया गया था लोन 10 लाख का। प्रीवियस ईयर 17/18 के आखिरी दिन यानी 31 मार्च 18 को 6 लाख रुपए इसमें से बचा था 10 लाख में से। अप्रैल 2018 में कोई रीपेमेंट नहीं हुई थी। मार्च के एंड में 6 लाख रुपया बचा, अप्रैल 18 में कोई रीपेमेंट नहीं हुई। अप्रैल 2018 में कोई रीपेमेंट नहीं हुई। एसबीआई का रेट ऑफ इंटरेस्ट लास्ट ईयर में 1/4/17 को 8.5% था, 1/4/18 को 9% हो गया है। अप्रैल 2018 का आपको इंटरेस्ट निकालना है जो कि परक्यूजिट की तरह टैक्सेबल होगा। तो भाई 6 लाख रुपए 31 मार्च को आउटस्टैंडिंग था, अप्रैल में कोई रीपेमेंट नहीं हुआ, तो 30 अप्रैल को क्या आउटस्टैंडिंग होगा? किसी भी महीने का इंटरेस्ट उस महीने के आखिरी दिन के आउटस्टैंडिंग पे निकलता है, ठीक है। उस महीने की आखिरी दिन की आउटस्टैंडिंग पे निकलेगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि अप्रैल में कोई रीपेमेंट नहीं हुआ है तो आउटस्टैंडिंग 6 लाख की है। अब 6 लाख इंटू रेट कौन सा मल्टीप्लाई किया जाए? अगर लोन की बात करेंगे तो लोन तो लिया गया था 2017 में, और जिस साल लोन लिया गया था उसका पहला दिन होता है 1/4/17, तो 8.5%। लेकिन ये कैलकुलेशन हो रही है प्रीवियस ईयर 18-19 के लिए। 18-19 का पहले दिन का रेट ऑफ इंटरेस्ट है 9%, तो 9 पे निकलेगा या 8.5 पे? जिस प्रीवियस ईयर के लिए आप निकाल रहे हो उस प्रीवियस ईयर का पहला दिन ये देखना है। जिस प्रीवियस ईयर में लोन लिए थे उसका पहला दिन नहीं, जिस प्रीवियस ईयर में लोन लिए थे उसका पहला दिन नहीं बच्चों। जिस प्रीवियस ईयर के लिए परक्यूजिट की वैल्यूएशन कर रहे हो उस ईयर का पहला दिन देखना है। आई बात समझ में?
तो 6 लाख में कितना मल्टीप्लाई करेंगे? 9%, एक महीने का, इसलिए इंटू 1/12। अब ऐसे ही मई के लिए भी कैलकुलेट करेंगे। मान लीजिए मई में 50,000 की हम रीपेमेंट कर दिए, तो आउटस्टैंडिंग कितना बचेगा? 5,50,000। तो 5,50,000 इंटू रेट अगेन क्या होगा? 9%। अब पूरे प्रीवियस ईयर 18-19 के लिए रेट 1/4/18 वाला ही लगेगा। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं ना हो रही है सबको? राइट, आउटस्टैंडिंग बैलेंस ऑन ईच, आउटस्टैंडिंग बैलेंस ऑन द लास्ट डे ऑफ द मंथ, और उसमें मल्टीप्लाई कर देना है रेट। अब एक बात और समझिए, लोन टेकन ऑन फर्स्ट अप्रैल 2018 ₹50 लाख। ठीक है, एसबीआई रेट ऑफ इंटरेस्ट 1/4/18 को जो है वो है 8.5%। लोन रीपेड बाय एम्प्लॉय ₹50 लाख ऑन 20/4/2018। कैलकुलेट परक्यूसिट। क्वेश्चन क्लियर है ना? 50 लाख रुपए का लोन लिया गया है एम्प्लॉय के द्वारा 1 अप्रैल 2018 को, जिस दिन एसबीआई और एसबीआई का साल के पहले दिन, मतलब लोन वाले दिन, लोन पहले ही दिन साल के लिया गया है, 8.5% का है, और एम्प्लॉय ने 20 अप्रैल को लोन वापस भी कर दिया। परक्यूसिट की वैल्यू क्या होगी? निल होगी, क्योंकि जो कैलकुलेशन होता है वो महीने की आखिरी तारीख को जो आउटस्टैंडिंग होता है उस पे होता है। अप्रैल में महीने की आखिरी तारीख 30 तारीख को कोई आउटस्टैंडिंग ही नहीं है, उसके पहले ही पे हो चुका है, कोई वैल्यूएशन नहीं होगी। तो परक्यूसिट वैल्यू शैल बी निल ओवर हियर। देख लीजिए एग्जांपल को, तो परक्यूसिट वैल्यू शैल बी निल। क्लियर है ना? कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? नोट में देखिए, अब नॉट टैक्सेबल इफ लोन लेस देन इक्वल टू 20,000। अगर 20,000 रुपए तक का लोन होता है तो परक्यूसिट वैल्यूएशन नहीं होती। अब बहुत छोटा सा लोन है, अब इसमें नहीं इंटरेस्ट वगैरह देखा जाता है कितना बेनिफिट हो गया। जैसे एम्प्लॉय ने एम्प्लॉय को कभी 5,000 रुपए का लोन दे दिया, कभी 10,000 रुपए दे दिया, 15,000 रुपए दे दिए, ये सब होता रहता है। एम्प्लॉय मांगता रहता है कि हमें 4,000 दे दीजिए, एम्प्लॉयर 2,000 दे दीजिए, 5,000 दे दीजिए, 20। तो 20,000 रुपए तक अगर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को दिया है तो कोई परक्यूसिट वैल्यूएशन नहीं होगी एम्प्लॉय की। ठीक है, अच्छा एक बात बताइए, यहां परक्यूसिट वैल्यूएशन होगी? लोन टेकन ऑन 5/5/17 20 लाख रुपया। ठीक है, लोन आउटस्टैंडिंग ऑन 1/1/18 20,000 रुपया। 5/5/17 को 20 लाख रुपए का लोन लिया गया था, और आउटस्टैंडिंग जो है वो 1/4/18 को, साल के पहले दिन, प्रीवियस ईयर 18-19 में फर्स्ट डे आउटस्टैंडिंग 20,000 रुपए की थी। तो क्या प्रीवियस ईयर 18-19 में परक्यूजिट वैल्यूएशन होगी कि नहीं होगी? अब 20,000 रुपए है बचा है लोन में, होगी, बिल्कुल होगी। लोन थोड़ी ना 20,000 रुपए का था, लोन 20 लाख रुपए का था। आउटस्टैंडिंग कितनी है ये नहीं देखना है, लोन कितने का था ये देखना है। अगर 20,000 रुपए तक का लोन था तो परक्यूजिट वैल्यूएशन नहीं, यहां होगी परक्यूजिट वैल्यूएशन शैल बी डन। तो 20,000 रुपए तक के लोन में परक्यूजिट वैल्यूएशन नहीं होगी। और दूसरी बात, अगर लोन लिया जा रहा है स्पेसिफाइड डिजीज के इलाज के लिए, जो रूल 382 में लिखा था, याद आ रहा है? रूल 382 वाला डिजीज, भयंकर डिजीज, ठीक है, कैंसर, टीबी, एड्स, डिजीज रिक्वायरिंग सर्जिकल ऑपरेशन,
मेंटल डिसऑर्डर एंड सिजेरियन ऑपरेशन। सिजेरियन ऑपरेशन को भयंकर नहीं बोलेंगे बाकी, लेकिन भयंकर है, ठीक है। कैंसर, टीबी, एड्स, डिजीज रिक्वायरिंग सर्जिकल ऑपरेशन एंड मेंटल डिसऑर्डर एंड सिजेरियन ऑपरेशन, इनके लिए अगर आपने पैसा लिया है एम्प्लॉयर से, तो ऐसे केस में परक्यूजिट वैल्यूएशन नहीं होगा। मतलब एम्प्लॉयर आपको इलाज के लिए पैसे दे दे रहा है ऐसा नहीं है, एम्प्लॉयर आपको इलाज के लिए लोन दे दे रहा है रूल 382 वाले डिजीज के इलाज के लिए, तो ऐसे केस में कोई परक्यूजिट वैल्यूएशन नहीं होगी। However की बात से पढ़िए, however not applicable to so much of the loan as has been reimbursed to the employee under medical insurance scheme। क्या मतलब है इसका? उस बात को समझने से ज्यादा जरूरी है कि आप अपना कॉमन सेंस लगाएं, आपको खुद ही आंसर समझ में आ जाएगा। कैंसर में के इलाज में, कैंसर ट्रीटमेंट का जो एक्सपेंस था वो था 6 लाख रुपया का, ठीक है। और जिस एम्प्लॉय, अब कैंसर का ट्रीटमेंट जो एम्प्लॉय कराने जा रहा है उसने मेडिकल इंश्योरेंस भी करा रखा था, तो उस मेडिकल इंश्योरेंस से आपको पेमेंट मिल गई। इसको मेडिकल इंश्योरेंस से पता है कितना पैसा मिल गया भाई, इंश्योरेंस का भी पे आउट आ गया क्योंकि इसने इंश्योरेंस कराई थी। इंश्योरेंस से जो पैसा मिला वो था 2 लाख रुपया का, ठीक है। और इसने एम्प्लॉयर से लोन ले लिया ट्रीटमेंट के लिए 6 लाख रुपए का। तो अब ऐसी सिचुएशन में क्या होगा वही समझना है, तो आपको हाउएवर के बाद जो लाइन लिखी हुई थी वो क्लियर हो जाएगी। एक बात बताइए, ट्रीटमेंट का खर्चा 6 लाख रुपया, मेडिकल इंश्योरेंस से हमको 2 लाख रुपया मिल ही गया इंश्योरेंस कंपनी से, तो इलाज के लिए कितना और पैसा चाहिए ये सोचिए। इलाज में खर्चा कितना? 6 लाख का। इंश्योरेंस कंपनी ने कितना दे दिया? 2 लाख रुपया। इलाज के लिए और कितना चाहिए? 4 लाख रुपया। इलाज के लिए कितना और चाहिए? 4 लाख रुपया। मैंने एम्प्लॉयर से कितना ले लिया? 6 लाख रुपया। इसका मतलब है ये बदतमीजी है। 4 लाख रुपए तो ट्रीटमेंट का हो गया, इसमें से 2 लाख रुपए तो आपने क्या ले लिया? फिर पर्सनल ले लिया ना। अब आप कुछ भी करो उस लोन को कहा जाता है पर्सनल। ट्रीटमेंट के लिए तो 4 ही लाख रुपए चाहिए क्योंकि 2 लाख रुपए इंश्योरेंस कंपनी से आ ही गया था। आई बात समझ में? तो ये 2 लाख रुपया पे कैलकुलेशन होगी। 2 लाख रुपया ये ट्रीटमेंट का बल्कि लोन माना ही नहीं जाएगा, ये तो पर्सनल लोन माना जाएगा और इस पे वैल्यूएशन होगी। जो एसबीआई का फर्स्ट डे रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा पर्सनल लोन पे, उससे मल्टीप्लाई करके। यही कह रहा है, कि जितना पैसा, कहता है however not applicable to so much of the loan, उस लोन पे एप्लीकेबल नहीं होगा ये बात। कौन सी बात? कि टैक्सेबिलिटी नहीं है, परक्यूजिट वैल्यूएशन नहीं, ये बात लागू नहीं होगा उस लोन पे। एज हैज बीन रिम्बर्स्ड टू द एम्प्लॉय अंडर मेडिकल इंश्योरेंस स्कीम। मेडिकल इंश्योरेंस स्कीम के तहत जो अमाउंट रिम्बर्स किया गया है, मेडिकल इंश्योरेंस स्कीम के तहत जो अमाउंट रिम्बर्स किया गया है, इतने पैसे पे लोन के इस अमाउंट तक ये वाली बात लागू नहीं होगी। टैक्स फ्री होगा परक्यूजिट, ये बात लागू नहीं होगी, मतलब टैक्सेबल होगा। छोड़ दीजिए, हम जो बता रहे वो समझिए। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, वो समझिए फिर से। कैंसर के ट्रीटमेंट का खर्चा 10 लाख रुपया, ट्रीटमेंट एक्सपेंस 10 लाख रुपया। मेडिकल इंश्योरेंस से आया 3 लाख रुपया, और एम्प्लॉयर से लोन लिया गया 8 लाख रुपया। एक बात समझिए, अगर 3 लाख रुपए इंश्योरेंस कंपनी से आ गया और 10 लाख का खर्चा है, तो इस 8 लाख में से ट्रीटमेंट में कितना जाएगा? 7 लाख रुपए ट्रीटमेंट का है, और 1 लाख रुपए तक क्या बन गया? पर्सनल बन गया, ठीक है। तो इस लोन में से 7 लाख रुपए जो ट्रीटमेंट के लिए है, इसका इंटरेस्ट एग्जेम्प्ट रहेगा, और इसका 1 लाख रुपए का इंटरेस्ट ये परक्यूजिट कहलाएगा। क्लियर है सबको? इज इट ओके? तो
बस आपको यही देखना है कि लोन जब हम ले रहे हैं तो वो इलाज के लिए पैसा खर्च होना चाहिए। अब कुछ इंश्योरेंस कंपनी से आ गया तो बैलेंस लोन तो इलाज में खर्चा होगा, और बाकी तो कहाँ हो गया, पर्सनल हो गया। फिर भाई 3 लाख रुपए इंश्योरेंस कंपनी से मिला तो 7 ही लाख तो और चाहिए था, तो 8 लाख क्यों ले लिए? 7 लाख रुपए तब ट्रीटमेंट का मान लीजिए, उस पर कोई वैल्यूएशन नहीं होगी। 1 लाख रुपए जो ज्यादा ले लिए उस पर वैल्यूएशन होगी। नेक्स्ट है ट्रेवलिंग टूरिंग एकोमोडेशन। एम्प्लॉयर आपको ट्रेवलिंग टूरिंग और एकोमोडेशन फैसिलिटी दे रहा है, ठीक है। ये एलटीसी से अलग है। देखिए एलटीसी क्या था, प्योर घूमने जाने के लिए पैसा दे रहा था। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को घूमने जाने के लिए पैसा दे रहा था। जैसे कि वो कौन सा घूमना होता है जो हम प्योर घूमने के लिए कह रहे हैं, बस परिवार लो और घूमने चले जाओ। यहां पे ट्रेवलिंग टूरिंग एकोमोडेशन आप देखेंगे कि कुछ अलग किस्म का है, ठीक है। क्या है देखिए, ए पॉइंट, वेयर सच फैसिलिटीज मेंटेन्ड बाय द एम्प्लॉयर एंड इज नॉट अवेलेबल यूनिफॉर्मली टू ऑल एम्प्लॉइज। सच फैसिलिटीज मेंटेन्ड बाय द एम्प्लॉयर। अरे एम्प्लॉयर खुद ही क्या है, ट्रेवल कंपनी है। एम्प्लॉयर तो खुद ही ट्रिप ऑर्गेनाइज करता है, मतलब उसका बिजनेस है, एम्प्लॉयर का बिजनेस ही है। गोवा का ट्रिप जा रहा है, मलेशिया का ट्रिप जा रहा है, यही बिजनेस है एम्प्लॉयर का, ठीक है। अब एक बार क्या हुआ, गोवा का ट्रिप जा रहा था, ठीक है। तो एम्प्लॉयर ने अपने 2 एम्प्लॉय को कहा, एक काम करो तुम लोग भी जाओ गोवा घुमाओ, बड़ा काम करते रहते हो, थक चुके हो, थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट हो जाएगा। एम्प्लॉयर की बस जा रही है गोवा ट्रिप के लिए, एम्प्लॉयर का ये बिजनेस ही है, ठीक है। वो गोवा ट्रिप पे भेज रहा है लोग अपने कस्टमर्स को, तो अपने 2 एम्प्लॉय को कहा तुम भी चलो, जाओ, चले जाओ, गोवा चले जाओ। कुछ बेनिफिट मिला एम्प्लॉय को? हाँ। कैसे टैक्सेबल होगा देखिए जरा। It will be the value at which such facilities are offered by other agencies to the public। क्या मतलब है इसका? सपोज आप मेक माई ट्रिप में काम कर रहे हैं। आप कहां काम कर रहे हैं? मेक माई ट्रिप में काम करते हैं। और मेक माई ट्रिप गोवा ट्रिप के लिए जो पैसे ले रही है कस्टमर से, गोवा ट्रिप के लिए जो कस्टमर से पैसे ले रही है वो ले रही है मान लीजिए 30,000 रुपया। और एम्प्लॉय को क्या कहा गोवा ट्रिप के लिए? कहा फ्री में जाओ, फ्री में 2 एम्प्लॉय को कहा, सभी को नहीं भेज रही है, बस अपने 2 एम्प्लॉय को भेज रही है, करिए जाओ तुम लोग भी घूम के आओ गोवा। तो एम्प्लॉय के हाथ में बेनिफिट कितने का? कह रहे दूसरी एजेंसी देखो गोवा ट्रिप कितने का देती है। मान लीजिए गो आईबीबो भी दे रही है गोवा ट्रिप, तो गो आईबीबो गोवा ट्रिप जो अपने कस्टमर्स को देती है वो देती है मान लीजिए 28,000 रुपए का। तो ये जो एम्प्लॉइज हैं इनके हाथ में टैक्स फ्री परक्यूजिट कितने का कहलाएगा? 28,000, जिस रेट में दूसरी एजेंसी देती है। मान लीजिए दूसरी एजेंसी 28,000 नहीं 32,000 रुपए में देती है, तो इसके लिए कितना कहलाएगा? 32,000 रुपए एम्प्लॉय के हाथ में परक्यूजिट वैल्यू है। तो कोई भी ट्रेवल कंपनी अगर अपने कुछ एम्प्लॉयज को घूमने भेज दे तो दूसरी ट्रेवल कंपनी वो ट्रेवल पैकेज कितने का देती है वो एम्प्लॉय के हाथ में परक्यूजिट वैल्यूएशन है। दूसरा तो ध्यान दीजिएगा, ये बिल्कुल अलग था, ये परिवार के साथ घूमने वाला कुछ ऐसा नहीं था। ये तो लीव ट्रेवल कंसेशन क्या था, जब एम्प्लॉयर ट्रेवल कंपनी थी, नहीं वो एकदम अलग चीज थी। एम्प्लॉयर पैसे दे रहा था, जाओ घूम के चले आओ, ठीक है। यहां पे क्या है कि एम्प्लॉयर एक ट्रेवल कंपनी है और तब अगर एम्प्लॉय को कहती है कि जाओ घूम के चले आओ, तो ऐसे केस में दूसरी एजेंसी जिस रेट पे ये पैकेज देती है वो एम्प्लॉय के हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा। अब दूसरा बी, whether employee is on official tour and the expenses incurred in respect of any member of his household accompanying him। ये क्या मतलब है? एम्प्लॉयर मुझे कह रहा है कि गोवा जाइए, एम्प्लॉयर मुझे कह रहा है कि गोवा जाइए बिजनेस मीटिंग के लिए, ठीक है। मैं घर गया, अपनी वाइफ को बताया कि मैं गोवा जा रहा हूं बिजनेस ट्रिप के लिए। वाइफ कही मुझे लिए बिना अगर गए तो बहुत बुरा होगा, गोवा जाओगे मुझे लिए बिना? बिजनेस ट्रिप के लिए जा रहे हैं, मीटिंग करने जाना, एम्प्लॉयर भेज रहा है। कह रही है नहीं मेरे बिना तो बिल्कुल भी नहीं, गोवा तो जाने ही नहीं दूंगी। अब मैं अपने एम्प्लॉयर से गया और कहा कि मुझे अपनी वाइफ को भी गोवा ट्रिप पे ले जाना है।
कहते क्या मजाक है? हम कहते हैं हाँ या ना, अगर ना तो मैं खुद भी नहीं जा रहा और जाऊंगा तो बीवी लेके जाऊंगा, मैं उसके बिना मेरा मन नहीं लगता है, मैं काम वाम नहीं कर पाऊंगा, वहां कोई मीटिंग अटेंड नहीं हो पाएगी मुझसे। एम्प्लॉयर ने कहा अच्छा भैया ले जाओ। जो टोटल खर्चा गोवा जाने का आने का हुआ 2 लोगों पे, एम्प्लॉयर ने उसका मुझे दिया था 60,000 रुपया, 2 लोगों पे 60,000 रुपए का खर्चा हुआ, ठीक है। तो ऑब्वियसली समझ लीजिए 30,000 रुपया ऑफिस का खर्चा हो गया, मतलब मेरा अपना खर्चा तो ऑफिस का खर्चा है ना, मैं तो ऑफिस के काम से गया था गोवा, बीवी साथ में गई, वो ऑफिस का काम नहीं था, तो बीवी जो साथ में गई वो पैसा परक्यूजिट वैल्यू में आएगा, वो इंप्लॉय की सैलरी में ऐड हो जाएगा, और जितना इंप्लॉय की वजह से खर्चा हुआ वो ऑफिशियल खर्चा है। तो यहां पे क्या बोल रहा था? अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर्स वर incurred in respect of whom? Incurred in respect of the household member accompanying, ठीक है। तो अगर 60,000 रुपए का टोटल खर्चा है तो इसे डिवाइड कर दिया जाएगा, एम्प्लॉय का कितना 30,000 और स्पाउस का कितना 30,000, 30,000 टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, हर जगह ये बात लागू रहेगी कि अगर एम्प्लॉय से कुछ रिकवरी की जाती है इसके लिए तो वो लेस कर दिया जाएगा। एम्प्लॉय ने कहा अच्छा ले जाओ, ठीक है, बीवी को ले जाओ, और लेकिन हाँ ध्यान रखो बीवी को लेके जा रहे हो 5,000 रुपया मैं लूंगा इस बात का, ठीक है, सारा खर्चा कंपनी नहीं उठाएगी, 5,000 तुम्हें भी देना पड़ेगा, तब ले जा सकते हो बीवी को। तो हमने कहा अच्छा ठीक है। तो अब क्या होगा ध्यान से सुनिए, टोटल खर्चा एम्प्लॉयर का कितना आया 60,000 रुपया, तो 30,000 तो ऑफिस का माना जाएगा। अब जो 30,000 रुपए बचा जो बीवी पे खर्चा हुआ उसमें से 5,000 मैंने दिया भी था, तो 25,000 रुपए टैक्सेबल परक्यूजिट हो जाएगी एम्प्लॉय के हाथ में। समझ आया? क्लियर है ना? नेक्स्ट क्या है? वेयर एनी ऑफिशियल टूर इज एक्सटेंडेड एज अ वेकेशन। अब इसका क्या मतलब है? एम्प्लॉयर मुझे कह रहा है कि गोवा जाना है तुम्हें मीटिंग के लिए। मैंने कहा गोवा, वाह। तो हमने कहा बॉस 2 दिन तो मैं मीटिंग करूंगा, लेकिन उसके बाद 3 दिन गोवा में घूमूंगा फिर आऊंगा। गोवा अगर मीटिंग के लिए जा रहा हूं तो 2 दिन तो ऑफिस का काम करूंगा, लेकिन 3 दिन गोवा घूमूंगा फिर आऊंगा। बीवी को ले जाने का कोई झंझट नहीं है, बीवी को तो बताएंगे भी नहीं, ठीक है। बीवी को तो बता देंगे किसी ट्राइबल एरिया में जा रहे हैं, जंगल में जा रहे हैं, ठीक है, हू लाला वहां पे लोग मिलेंगे, ऐसा कुछ बता के निकल जाएंगे। तो इस वाले तीसरे वाले पॉइंट में ये कह रहा है कि ऑफिस का टूर था लेकिन आपने उसको वेकेशन की तरह एक्सटेंड कर दिया, ठीक है। 2 दिन ऑफिस का काम, 3 दिन खुद की घुमाई, टोटल खर्चा हुआ 50,000 रुपया। तो अब कैसे माना जाएगा? ध्यान से सुनिए, अगर 50,000 रुपया 5 दिन का खर्चा है तो 2 दिन का खर्चा हुआ 20,000 रुपया और 3 दिन का खर्चा हुआ 30,000 रुपया। 2 दिन ऑफिस की वजह से थे तो 20,000 रुपया आउट कर दीजिए, 30,000 रुपया मेरे घूमने की वजह से था, 30,000 रुपया मेरी सैलरी में ऐड कर दिया जाएगा। सब समझ में आ रहा है कि नहीं? ए बी सी हर एक पॉइंट अलग अलग है। ए पॉइंट था कि मैं एक ट्रेवल एजेंसी में काम करता हूं और वो ट्रेवल एजेंसी मुझे घूमने भेज रही है, तो दूसरी ट्रेवल एजेंसी वो पैकेज जितने का देती है वो मेरा टैक्सेबल परक्यूजिट है। बी पॉइंट क्या था? मैं घूमने जा रहा हूं तो मैं कहा कि मेरा अकेले मन नहीं लगता है, बीवी के बिना जाएंगे तो हो चुका काम, ये समझ लो, ठीक है। तो एम्प्लॉय ने कहा फिर ले जाओ भाई, बीवी के बिना तुम्हारा मन नहीं लगता तो बीवी भी ले जाओ। तो जितना खर्चा मेरा लग रहा है वो स्प्लिट कर दिया जाएगा बिटवीन एम्प्लॉय एंड वाइफ। जितना वाइफ के रिस्पेक्ट में खर्चा आएगा वो टैक्सेबल परक्यूजिट है। हाँ, कुछ रिकवरी की गई है तो वो लेस कर दी जाएगी। सी पॉइंट ये है कि मैं गोवा जा रहा हूं ऑफिस के ट्रिप के लिए और मैंने कहा कि मैं गोवा अगर जाऊंगा ऑफिस ट्रिप के लिए तो उसको वेकेशन की तरह एक्सटेंड करूंगा, फिर कुछ दिन और आराम करके आऊंगा गोवा में। तो अब इसको डिवाइड कर दिया जाएगा बेस्ड ऑन नंबर ऑफ डेज, कि अगर 5 दिन का टोटल गोवा का ट्रिप था जिसमें 2 दिन ऑफिस यूज था और 3 दिन पर्सनल था, तो 2:3 के रेशियो में मत दीजिए। 50,000 का टोटल खर्चा एम्प्लॉय ने किया तो 20,000 ऑफिस का खर्चा है, 30,000 पर्सनल खर्चा है और 30,000 एम्प्लॉय के आते हैं परक्यूजिट कहलाएगा। हाँ, ध्यान दीजिएगा ये सब पैसा एम्प्लॉयर दे रहा है, तब एम्प्लॉय अपने पैसे से घूम रहा है तब परक्यूजिट मत कह दीजिएगा, ठीक है। तो वैल्यू क्या की जाएगी? द वैल्यू विल बी लिमिटेड टू द एक्सपेंसेस इंकर्ड इन रिलेशन टू सच एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ स्टे और वेकेशन। तो जो एक्सटेंड किए थे हम जितना, उसमें जितना खर्चा हुआ है वो परक्यूजिट वैल्यू होगी। हाँ, कुछ एम्प्लॉय ने रिकवर कर लिया तो लेस कर दीजिए। इन एनी अदर केस
Where such facility is given to employee or any member of his household, facility available uniformly to all employee. ये क्या कह रहा है? एम्प्लॉयर कहता है पूरी ऑफिस गोवा चलेगी, ये कहानी है। अब पूरी ऑफिस गोवा जाएगी, ठीक है। इसमें क्या होगा? A sum equal to the amount of expenditure incurred by the employer. ध्यान से सुनिएगा, पूरी ऑफिस गोवा जाएगी, टोटल खर्चा 10 लाख रुपया, ठीक है। टोटल खर्चा कितना? 10 लाख रुपया। कितने लोग गोवा ट्रिप गए? 100 लोग गोवा ट्रिप गए। तो एक लोगों पे खर्चा कितना आया? 10 लाख रुपए का खर्चा है ना, एक जीरो और बढ़ा है। तो पर हेड खर्चा कितना आया? 10,000 रुपया। तो एक एक एम्प्लॉय के हाथ में 10,000 जुड़ जाएगा। बस ऐसे समझ लीजिए, अगर एम्प्लॉयर कहता है पूरी ऑफिस गोवा चलेगी, तो जितने लोग गोवा गए हैं टोटल खर्चा डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पर्सन कर दिया जाएगा। एक इंसान पे जितना खर्चा आया वो उसकी सैलरी में जोड़ दिया जाएगा, वो परक्यूजिट कहलाएगा। आ गया सारा समझ में? अगला देखिएगा, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को जो भी बेनिफिट दे दे सब परक्यूजिट है, सब कुछ टैक्सेबल है। तो फ्री फूड एंड नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस, अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को फ्री फूड देता है, फ्री में खाना देता है, नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस देता है। नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस मतलब दारू छोड़ के बाकी कोई भी बेवरेज, तो चाय भी आ जाएगी इसमें, कोल्ड ड्रिंक भी आ जाएगी, लस्सी भी आ जाएगी, कोई भी और बेवरेज, राइट। तो फ्री फूड एंड नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को देता है तो कुछ केस में एग्जेम्पशन है, कुछ केस में टैक्सेबल भी है, एक लिमिट के बियॉन्ड टैक्सेबल भी है। लेकिन अगर दारू पिलाता है, वाइन देता है, तो वो क्या होगा? फुल्ली टैक्सेबल होगा। अब आप ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, आपको समझना होगा। आज की तारीख में आप सोच रहे होंगे कि क्या एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को वाइन देता होगा, अल्कोहल देता होगा? हाँ, आज की तारीख में बहुत सारी कंपनियां शाम को 4 बजे 5 बजे चाय नहीं मंगवाती हैं, उन कंपनियों में अल्कोहल आता है, वाइन आता है। आज ये ट्रेंड बन चुका है, सिस्टम बन चुका है। आप बड़ी कंपनी में जाएंगे, वहां पे आप देखेंगे शाम को आपको एक छोटा पैक मिल जाएगा। यस, क्या वो एम्प्लॉय के हाथ में एग्जेम्प्ट है? नहीं, वो टैक्सेबल है। अभी गवर्नमेंट ने अल्कोहलिक बेवरेजेस को एग्जेम्प्ट नहीं किया है, यानी जितने रुपए की वाइन आपको पिलाई गई है शाम को, वो आपकी सैलरी में जोड़ी जाएगी, आपको टैक्स देना है उस पर। हम अपने एम्प्लॉय को चाय पिलाते हैं शाम को, क्या वो एम्प्लॉय की सैलरी में जोड़ा जाएगा और टैक्स लिया जाएगा? नहीं, ठीक है। अच्छा, कभी कभी चाय के साथ समोसा भी मंगा देते हैं, बर्गर आ जाता है, कभी कभी पेटीज आ गई, क्या ये जोड़ा जाएगा? नहीं, ये भी नहीं जोड़ा जाएगा, ये भी एग्जेम्प्टेड है। तो फ्री फूड एंड नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस है, ये एग्जेम्प्ट है। अल्कोहलिक बेवरेजेस होगा, टैक्सेबल होगा, लेकिन थोड़ा और डिटेल में जान लेते हैं। फ्री फूड एंड नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस, टी और स्नैक्स। स्नैक्स का मतलब क्या होता है? पूरा भर पेट खाना नहीं, ठीक है, खाने के लिए अलग बात कही गई है। स्नैक्स का मतलब ये है छोटी मोटी चीज, समोसा मंगा दिया, पेटीज मंगा दिया, बर्गर मंगा दिए, ये सब कुछ। टी और स्नैक्स प्रोवाइडेड ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स, इसकी वैल्यू होती है निल, एम्प्लॉय के हाथ में कुछ भी टैक्सेबल नहीं। तो मैं अगर चाय पिलाता हूं, नाश्ता कराता हूं अपने एम्प्लॉय को, तो वो एम्प्लॉय के हाथ में टैक्सेबल नहीं होता है। दूसरा, फ्री फूड, खाना दे देता हूं, एंड नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस दे देता हूं, ठीक है, खाना दे देता हूं, नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस दे देता हूं ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स प्रोवाइडेड इन अ रिमोट एरिया ऑफशोर इंस्टॉलेशन। जंगल में कहीं काम चल रहा है मेरा, हाईवे बना रहे हैं, ऑयल एक्सप्लोरेशन साइट पे समुद्र के किनारे कहीं काम चल रहा है, वहां मैंने खाना भी दे दिया एम्प्लॉय को, तो भी कहता है वैल्यू निल होगी। मतलब नॉर्मल ऑफिस में खाना नहीं देना है, ध्यान दीजिएगा। अगर ऑफशोर इंस्टॉलेशन में कहीं रिमोट एरिया में काम करते हैं हम लोग, बेसिकली रिमोट एरिया का मतलब वहां जहां खाना मिलता ही नहीं होगा, कोई रेस्टोरेंट ही नहीं होगा, ठीक है। तो रिमोट एरिया में अगर एम्प्लॉयर ने खाना दे दिया एम्प्लॉय को, तो एम्प्लॉय के हाथ में टैक्सेबल नहीं होगा। लेकिन नॉर्मल ऑफिस में क्या बात कर रहा है, ठीक है, हम ऑफशोर एरिया में नहीं है, हमारी ऑफिस सिटी में है कहीं, ठीक है, तो हम क्या दे सकते हैं? चाय दे सकते हैं, नाश्ता दे सकते हैं, और उसकी वैल्यू एम्प्लॉय के हाथ में निल होगी। अच्छा, ये रिमोट एरिया में भी कब देगा खाना? वर्किंग आवर में देना है। ऑफिस अगर मान लीजिए 9 बजे खुली और 6 बजे बंद हो गई, ठीक है, ऑफिस 9 बजे खुली और 6 बजे बंद हो गई, और एम्प्लॉयर
8 बजे किसी रेस्टोरेंट में बुला के खाना दे देगा तो वो टैक्सेबल हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, वो टैक्सेबल हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। ऑफिस आवर के दौरान अगर खाना दिया गया है रिमोट एरिया में, तब की बात हो रही है। अच्छा, फिर देखिए, फ्री फूड एंड नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स एट ऑफिस। अब ऑफशोर वाली बात नहीं हो रही, नॉर्मल ऑफिस में बात हो रही है। अगर खाना और नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस दे दिया गया तो क्या होगा? कॉस्ट टू द एम्प्लॉयर इन एक्सेस ऑफ 50 पर मील। 50 रुपए से ज्यादा का खाना है तो बैलेंस टैक्सेबल हो जाएगा एम्प्लॉय के हाथ में। मतलब समझ लीजिए, मैंने अपने एम्प्लॉय के लिए 120 रुपए की थाली मंगवा दी, किसी रेस्टोरेंट से 120 रुपए की थाली मंगवा दी एम्प्लॉय के लिए, 50 रुपए एग्जेम्प्ट है, 70 रुपए एम्प्लॉय के हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा। पर मील 50 रुपए एग्जेम्पशन है। ऐसे समझ लीजिए, एक थाली दोपहर में मंगवाई, एक थाली शाम को मंगवाई। ध्यान से सुनिएगा, एक थाली दोपहर में मंगवाई 120 रुपए की, फिर एक थाली एम्प्लॉय के लिए शाम को भी मंगवाई 120 रुपए की। एम्प्लॉय के हाथ में कितना टैक्सेबल हो जाएगा? 50 रुपए यहां से एग्जेम्प्ट है, 70 रुपए टैक्सेबल, यहां भी 50 रुपए एग्जेम्प्ट है, 70 रुपए टैक्सेबल। एम्प्लॉय की सैलरी में 140 रुपए जोड़ दिया जाएगा। समझ में आ रहा है बात सबको? 50 रुपए पर मिली एग्जेम्प्ट है। अच्छा, अब एक बात बताओ, रिमोट एरिया में कहीं काम चल रहा है, हाईवे वगैरह का काम चल रहा है, कहीं समुद्र के किनारे तेल निकालने का काम चल रहा है, ठीक है, और वहां पे हमने अपने एम्प्लॉय को 120 रुपए का खाना मंगवा के खिला दिया, कितना टैक्सेबल होगा एम्प्लॉय के हाथ में? कुछ भी नहीं, वहां पूरा एग्जेम्प्ट है, वहां वैल्यू आती है निल। और यहाँ 50 रुपए की बियॉन्ड टैक्सेबल हो जाता है। नॉर्मल ऑफिस में 50 रुपए के बियॉन्ड टैक्सेबल हो जाएगा। मतलब मेरी ऑफिस में अगर 120 रुपए का खाना खिलाया जाए एम्प्लॉय को तो 70 रुपए टैक्सेबल है। लेकिन यही अगर हम समुद्र के किनारे कहीं तेल वेल निकालने का काम कर रहे होते हैं, वहां पे 120 रुपए का खाना खिला देते एम्प्लॉय को, तो कुछ भी टैक्सेबल नहीं होता एम्प्लॉय के हाथ में। ठीक है, समझ में आ गया? अच्छा, अब एक बात बताओ, अगर हम एम्प्लॉय को बर्गर खिला दे दो 30-30 रुपए का, 60 रुपए हो गया। हर एम्प्लॉय को 2-2 बर्गर खिला दिया हमने, तो वो भी तो 50 रुपए से ज्यादा हो गया, 60 रुपए का हो गया। क्या 10 रुपए एम्प्लॉय के हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा? नहीं, वो स्नैक्स है, नाश्ता है। ठीक है, अगर 50 रुपए, 60 रुपए, 70 रुपए का भी चाय के साथ कुछ नाश्ता वास्ता दे दिए हो, ठीक है, तो वो टैक्सेबल नहीं है। खाना अगर दे रहे हैं तो 50 रुपए की बियॉन्ड टैक्सेबल है। एक्चुअली गवर्नमेंट क्या समझेगी, कानून बना के पटक देती है, ठीक है, और वो बरसों 10 साल 15 साल चलता रहता है। ठीक है, जिस जमाने में 50 रुपए की बात कही गई होगी ना, आपको बड़ा अजीब लग रहा होगा कि 70 रुपए, 60 रुपए का नाश्ता है तो वो टैक्सेबल हो जाए, 60 रुपए का खाना होगा, 60 रुपए का नाश्ता है तो वो टैक्सेबल नहीं हो रहा है। ठीक है, लेकिन अगर 60 रुपए का खाना है तो 10 रुपए टैक्सेबल हो जा रहा है। ये क्या अजीब बात है? तो वो अजीब बात इसलिए लग रही है क्योंकि ये कानून बना के गवर्नमेंट ने पटक दिया 10-15 साल से। जिस जमाने में ये कानून बनाया गया था, गवर्नमेंट सोच भी नहीं सकती थी कि 50 रुपए से ज्यादा का नाश्ता होता है। अरे आज ना बर्गर 60 रुपए का मिल जाएगा। किसी जमाने में ये कानून उस समय का है जब समोसा 1 रुपए का आता था, कानून उस समय का बना हुआ है। तो गवर्नमेंट ने तो कल्पना भी नहीं की थी कि कोई 50 रुपए का नाश्ता करा देगा अपने एम्प्लॉय को। और आज सचमुच मैं अपने ऑफिस में अगर नाश्ता मंगाता हूं तो कभी कभी एक एम्प्लॉय पे 50 रुपए से ज्यादा का नाश्ता आ जाता है। लेकिन गवर्नमेंट ने उस समय कानून बनाया था ना जब कल्पना भी नहीं किया जा सकता था। ठीक है, 50 पैसे का समोसा 1 रुपए का समोसा था, कानून उस समय से बना के पटका है। 50 पैसे का समोसा तो गवर्नमेंट सोची भी नहीं थी कि कभी 50 रुपए का नाश्ता कराएगा एम्प्लॉयर नाश्ता करा देगा एम्प्लॉय को, एक एम्प्लॉय को। ठीक है, इसलिए ऐसा है। तो थोड़ा सा दर्द को भी समझा करिए कानून के। ठीक है, कभी कभी लॉजिक्स वर्क नहीं करेंगे, थोड़ा सा वर्क इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो आज के हिसाब से नहीं है, ये सब बदलने वाली चीज है। अब जैसे चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस पढ़े थे, 100 रुपए पर चाइल्ड एग्जेम्प्ट है। अरे कौन से स्कूल में 100 रुपए की फीस है महीने की, ये बताए कोई? आज एक एवरेज स्कूल की भी फीस नर्सरी क्लास की 4 से 5 हजार रुपए महीना हो गई है। और जो बड़ी स्कूल है उनकी तो बात छोड़ दीजिए। ठीक है, ऐसी स्कूलें भी हैं जहां पे 8 लाख रुपए साल की फीस है नर्सरी क्लास की। हम एवरेज स्कूल की भी बात करेंगे तो 3-3, 4-4, 5-5 हजार रुपए की फीस है नर्सरी की। एवरेज स्कूल की बात की जाए पर मंथ तो 100 रुपए का एग्जेम्पशन मिल जाएगा तो कौन सा एहसान हो जाएगा, ये बताइए। लेकिन गवर्नमेंट नहीं समझ रही है, कानून बहुत पहले का बना हुआ है, चेंज करने की आवश्यकता है। क्लियर है बात सबको? चलिए छोड़िए जो भी बात है। नाश्ता चाय, नॉर्मल ऑफिस की बात कर लेते हैं। नाश्ता चाय
टैक्स फ्री, खाना 50 रुपए से ज्यादा का टैक्सेबल हो जाएगा पर मील। ठीक है, एक बात बताइए, एम्प्लॉय को मैंने 120 रुपए की थाली मंगा दी और एम्प्लॉय से 20 रुपए ले भी लिया, 30 रुपए लेते हैं, चलिए एम्प्लॉय से 30 रुपए ले भी लिया। हमने एम्प्लॉय को 120 रुपए का खाना जब मंगा के देते हैं ना, 30 रुपए एम्प्लॉय से भी दिलवाते हैं। मतलब समझ आ रहा है, जब 120 रुपए की थाली आएगी तो 30 रुपए एम्प्लॉय देगा, 90 रुपए एम्प्लॉय देता है। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय से 30 रुपए ले लेता है, तो 120 में से 50 रुपए वो लेस किया जाएगा, 30 रुपए जो एम्प्लॉय से लिया गया वो भी लेस किया जाएगा। ठीक है, अब 40 रुपए एम्प्लॉय के हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा। भाई जितना पैसा एम्प्लॉय से लिया जा रहा है वो तो क्या हो जाएगा, परक्यूजिट का हिस्सा है नहीं। तो आप ऐसे समझ लीजिए, कुल मिला के अगर 120 रुपए की थाली में एम्प्लॉय ने 30 रुपए दे दिए तो 90 रुपए ना एम्प्लॉयर का खर्चा है। एम्प्लॉय ने 90 रुपए का बेनिफिट दिया है, 50 रुपए गवर्नमेंट एग्जेम्प्ट कहती है, तो 40 रुपए टैक्सेबल हो जाएगा। आइए अगली बात समझते हैं। अगर फ्री फूड और नॉन एल्कोहलिक बेवरेजेस वगैरह दिया जाता है, वर्किंग आवर के दौरान होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। 50 रुपए जो हमने बताया ना एग्जेम्प्ट है, वो वर्किंग आवर के दौरान है। ऐसे समझ लीजिए, ऑफिस का टाइम है 9 to 6, 6 बजे छुट्टी हो गई, सारे इंप्लॉय घर चले गए और मैंने सारे इंप्लॉय को बोला 8 बजे वापस आओ, आज शाम को 8 बजे एक गेट टुगेदर होगा, सबको डिनर कराएंगे हम। मतलब ऑफिस की छुट्टी कर दी है 6 बजे और वापस से सबको 8 बजे बुलाए हैं डिनर के लिए, और उस डिनर में अब 120 रुपए की थाली सबको दी जा रही है खाने के लिए। अब इंप्लॉय के हाथ में कितना टैक्सेबल है, पूरा 120 रुपया। जो 50 रुपए की भी छूट है वो ऑफिस आवर्स के दौरान की है। बात समझ में आ रही है? एक बात और भी समझ लीजिए यहीं पे, ऑफिस आवर्स का मतलब क्या होता है। मेरी ऑफिस नॉर्मली 9 to 6 खुलती है, लेकिन आज ओवर टाइम चल रहा है, आज 8 बजे तक खुली है, आज 8 बजे तक खुली है, तो ऑफिस आवर्स क्या बोला जाएगा, 9 to 8। ऑफिस आवर का मतलब ये नहीं होता है कि नॉर्मली क्या से क्या टाइम है। अगर संडे को भी ऑफिस खुली है तो वो भी ऑफिस आवर है। जब तक ऑफिस खुली है तब तक ऑफिस आवर होता है। ठीक है ये बात। और अगर मान लीजिए मेरी ऑफिस आज रात को 10 बजे तक खुली है और मैंने 8 बजे अपने इंप्लॉइज को खाना खिलाया, तो 50 रुपए की एग्जेम्पशन मिलेगी। लेकिन ऑफिस बंद करके दोबारा बुलाएंगे शाम को खाना के लिए, तो 50 रुपए की एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी। तो ऑफिस आवर का मतलब नॉर्मल टाइम नहीं होता, ऑफिस आवर का मतलब ऑफिस खुली तो ऑफिस आवर। ठीक है, आज दिवाली है, होली है, ऑफिस खुली है तो वो ऑफिस आवर है। अंडरस्टूड एवरीवन? अच्छा, अगली बात इसमें और समझिएगा, थ्रू पेड वाउचर्स विच आर नॉट ट्रांसफरेबल एंड यूजेबल ओनली एट ईटिंग जॉइंट्स। ये आपको समझाते हैं ये पेड वाउचर्स क्या चीज होते हैं। पेड वाउचर्स क्या होते हैं, ये सब आपको देखने को मिलेगा। आप लोग एक बार क्वालिफाई कर लीजिए, अब बड़ी बड़ी कंपनियों को ज्वाइन कीजिए। वो लोग करते क्या है आपको बताएं। जैसे आप मान लीजिए रिलायंस कंपनी में काम कर रहे हो, ठीक है, वो लोग जाते हैं मैकडॉनल्ड्स जाएंगे, रिलायंस कंपनी जाती है, ठीक है, और रिलायंस कंपनी मैकडॉनल्ड्स बोलती है मुझको 1 लाख वाउचर दे दो बर्गर का। 1 लाख वाउचर खरीद रहे हैं बर्गर का एक बार में, ठीक है। बर्गर कितने का है मैकडॉनल्ड्स में, 30 रुपए का। वो लोग कहेंगे कि हमको दे दीजिए, आप एक काम कीजिए मुझे 20 रुपए के रेट से दे दीजिए, 1 लाख बर्गर का वाउचर दे दीजिए। तो मैकडॉनल्ड्स क्या करेगा, उनको 1 लाख वाउचर दे देगा, 20 रुपए के रेट से 20 लाख रुपया ले लेगा। इंस्टेंट 20 लाख रुपए की पेमेंट कर दी उसने मैकडॉनल्ड्स को, ठीक है। अब वो अपने इंप्लॉय को वाउचर बांट देते हैं और इंप्लॉय वाउचर लेके जाता है मैकडॉनल्ड्स में और क्या करता है, बर्गर खा लेता है। बस समझ में आ रही है? तो आप बड़ी कंपनी ज्वाइन करेंगे ना, तो आपको देखेंगे कि हर साल के पहले दिन ही थोड़ा सा बर्गर का, थोड़ा सा पिज्जा का, थोड़ा सा खाने का वाउचर, ये सब मिल जाएगा। ये सब क्यों मिल रहा है पता है? क्योंकि ये कंपनी आपको ओवर टाइम खूब जम के कराएगी, जिसका चवन्नी नहीं देगी, ठीक है। आपकी ऑफिस टाइम होगी, वो बोलेंगे कि आपकी ऑफिस टाइम क्या है, 9 to 6, और रोज सुबह 6 बजे बुला लेंगे और रात को 9 बजे तक छोड़ेंगे नहीं। ये है बड़ी कंपनी का आलम काम करने का, ठीक है। और इसीलिए इतना सारा वाउचर दिए हैं कि आप खाना वाना बीच में अपना खाते रहिएगा। अंडरस्टूड एवरीवन? तो यही है कॉर्पोरेट कल्चर आज का। तो ये लोग क्या करते हैं, पेड वाउचर्स क्या होते हैं, मैकडॉनल्ड्स चले जाएंगे, पिज्जा हट चले जाएंगे, डोमिनोज चले जाएंगे। जैसे डोमिनोज में मान लीजिए पिज्जा है कोई 200 रुपए का,
ठीक है, ये लोग रेट लगा देते हैं इसका कि हमको 120 रुपए के रेट से दे दीजिए, 1 लाख वाउचर एक बार में खरीद लेते हैं। अब सोचिए जरा सा, कोई भी दे देगा सस्ते रेट में, 1-1 लाख पिज्जा की पेमेंट एक बार में कर दी है कंपनी, सस्ता मिल जाता है। ठीक है, खाने का वाउचर भी ऐसे ही खरीद लेते हैं ये लोग। क्या करते हैं, एक रेस्टोरेंट जाते हैं, ठीक है, वो पूछते हैं थाली कितने की है तुम्हारी, बोलता है 180 रुपए की थाली है। ठीक है, कहते हैं हमको 1 लाख थाली का पेमेंट एक बार में करना है, बोलो बताइए, कोई भी रेस्टोरेंट वाला 1 लाख थाली का पेमेंट एक बार में आ रहा है, तो एक काम करिए 100 रुपए के रेट से दे देंगे आपको। और 100 रुपए के रेट से भी 1 लाख थाली का पेमेंट, मतलब समझ लो 1 करोड़ रुपए की पेमेंट कंपनी ने कर दी है। बड़ी कंपनी है, रिलायंस कंपनी, दे दी 1 करोड़ रुपए। 1 लाख थाली का क्या हुआ, 1 लाख थाली का वाउचर आ गया उनके पास। अब वो अपने एम्प्लॉय में बांट देते हैं, किसी को 20 वाउचर, 25 वाउचर, व्हाटएवर। अब ध्यान से समझिएगा, मान लीजिए एम्प्लॉय को ये 100 रुपए वाली थाली का वाउचर मिला, ये थाली का रेट है 180, ध्यान से सुनिएगा, थाली का रेट है 180, कंपनी ने उस थाली का रेट कितना दिया है, 100 रुपया। एम्प्लॉय जब ये वाउचर पाएगा तो एम्प्लॉय के हाथ में कुछ टैक्सेबल होगा 100 माइनस 50 रुपया, 50 रुपया टैक्सेबल हो जाएगा, 50 रुपए की एग्जेम्पशन है। दूसरा एग्जांपल बच्चों, एम्प्लॉयर एक रेस्टोरेंट में जाता है, पूछता है आपकी एक थाली कितने की है, वो बताता है मेरे थाली का रेट है 170 रुपया। एम्प्लॉय का रेट लगाता है 110 रुपए में दोगे, 1 लाख थाली एक बार में पेमेंट करेंगे, कहता है ले लीजिए 1 लाख थाली, 1 लाख थाली की पेमेंट होगी 110 रुपए के रेट से, 1 करोड़ 10 लाख रुपया हो जाएगा। ठीक है, एम्प्लॉय ने पेमेंट कर दी 1 करोड़ 10 लाख रुपए की। अब ये वाउचर अब ये जो थाली वाउचर है, थाली वाउचर ले लिया उसने 110 रुपए के रेट से, और ये थाली वाउचर अब एम्प्लॉय को दिया जा रहा है। एम्प्लॉय के हाथ में कितना टैक्सेबल होगा, 110 माइनस 50, 60 रुपए टैक्सेबल हो जाएगा पर वाउचर। ठीक है, इसमें नाश्ते का वाउचर होगा, बर्गर का, ये सब का, समोसे का वाउचर, कोई अच्छी शॉप से समोसे का वाउचर ले लिया, ठीक है, 20-20 रुपए पीस के हिसाब से या 10-10 रुपए पीस के हिसाब से, वो एम्प्लॉय को दिया हुआ है, ये टैक्सेबल नहीं होगा, ये टैक्सेबल नहीं होगा, नाश्ता नहीं होगा, चाय नहीं होगा। खाने का वाउचर है 50 रुपए की बियॉन्ड टैक्सेबल हो जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है ना? अच्छा, ये जो वाउचर्स होते हैं ये पता है कैसे होते हैं, ये पेड वाउचर्स ट्रांसफरेबल नहीं होते। मतलब जैसे मान लीजिए आपको वाउचर मिल गया है बर्गर का, ये मैकडॉनल्ड्स का 10 वाउचर मिल गया आपको, ठीक है, तो ये आप ऐसा नहीं कर सकते जाके मैकडॉनल्ड्स के बाहर खड़े हो गए और कोई भी बर्गर खरीदने के लिए अंदर घुस रहा है तो उसको कह रहे मेरा वाउचर खरीदोगे क्या, अंदर 30 रुपए का बर्गर मिलेगा, लोग 25 रुपए में हमसे खरीद लो। तो जो कंपनी से वाउचर मिला है बाहर लाइक खड़े होके गेट पे बेच रहे हो, ये कर नहीं पाओगे। ठीक है, क्योंकि बेसिकली ये वाउचर वही रिडीम कर पाएगा जो कंपनी का एम्प्लॉई है, राइट। आप जब जाओगे मैकडॉनल्ड्स में तो आपको अपना आई कार्ड दिखाना होगा, आपको दिखाना होगा आप कंपनी के एम्प्लॉई हो, फिर आप वाउचर दोगे तब जाके वो क्या करेगा, आपको बर्गर देगा। ठीक है, हाँ। अच्छा एक बात बताओ, मान लो वाउचर तो आपको मिला है और आप अपनी गर्लफ्रेंड को भी लेके जाना चाहते हो, ठीक है, गर्लफ्रेंड को लेके जाओगे और चाहते हो कि उसी वाउचर को यूज करके 2 वाउचर दे और 2 बर्गर मिल जाए, एक आपके लिए एक आपकी गर्लफ्रेंड के लिए, पॉसिबल है? पॉसिबल है। किसी को साथ में ले जाना हो तो ले जा सकते हो, लड़कियां चिंता ना करें, लड़कियां भी अपने बॉयफ्रेंड को ले जा सकती हैं, ठीक है, उसके लिए कोई मनाही नहीं है। लेकिन हाँ, अगर सिर्फ बॉयफ्रेंड को सारा वाउचर पकड़ा दिया कि लोग तुम जाके खा लिया करो तो ये नहीं चलेगा, अपने साथ ले जाओगे, प्यार मोहब्बत से खिलाओगे तो चलेगा। ठीक है, मतलब जो एक बंदा उसमें से होना चाहिए जिसके पास आई कार्ड हो कंपनी का, वो वाउचर देगा तो बर्गर मिलेगा, 2, 4, 10 सब मिलेगा। ठीक है, तो थ्रू पेड वाउचर्स विच आर नॉट ट्रांसफरेबल, ये बेचे नहीं जा सकते, किसी और को नहीं दिए जा सकते, और यूजेबल ओनली एट ईटिंग जॉइंट्स, और आपको वहीं जाके खाना होगा इसे। ठीक है, अंडरस्टूड। रिकवरी फ्रॉम द एम्प्लॉय लेस हो जाता है, ये बताई दी हमने। चलिए आगे देखते हैं। इन एनी अदर केस, अभी इन एनी अदर केस का मतलब जो भी बच गया, जैसे ऑफिस आवर के बाद खाना खिला रहे हैं, ठीक है, ये सारे केसेस, इसका एनी अदर केस का मतलब हो गया मील आफ्टर ऑफिस आवर, यही समझ लीजिए। तो यहां कोई एग्जेम्पशन नहीं होती है, क्योंकि ऊपर जो भी बात कर रहा था वो वर्किंग आवर्स के दौरान बात कर रहा था। तो ये जो हम कह रहे हैं कि आफ्टर ऑफिस आवर दिया जा रहा है, तो जो भी एक्चुअल एक्सपेंडिचर इंप्लॉयर का है लेस रिकवरी,
यहाँ पे 50 रुपए वाली एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी, ठीक है। ₹50 एग्जेम्पशन नॉट गिवन हियर। क्लियर है सबको? द वैल्यू ऑफ एनी गिफ्ट, वाउचर और टोकन। अगर इंप्लॉयर इंप्लॉय को गिफ्ट देता है, ठीक है, तो क्या होगा? देखिए, द वैल्यू ऑफ एनी गिफ्ट, वाउचर और टोकन रिसीव बाय द एम्प्लॉय और बाय द मेंबर ऑफ हिज हाउस होल्ड, बाय इंप्लॉय को देता है या फिर इंप्लॉय के घर वालों को देता है, ऑन सेरेमोनियल ओकेजन और अदरवाइज। कोई ओकेजन है इसलिए दे रहा है या फिर अदरवाइज दे रहा है, फ्रॉम द एम्प्लॉयर। द अमाउंट शैल बी डिटरमिन्ड एज द सम इक्वल टू द अमाउंट ऑफ सच गिफ्ट बियॉन्ड 5,000। 5,000 रुपए के बियॉन्ड का अगर गिफ्ट है तो वो टैक्सेबल हो जाएगा। The amount shall be determined as the sum equal to the amount of such gift beyond 5,000. Where the value of such gift, voucher or token as the case may be is below 5,000 in aggregate during the previous year, the value of perquisite shall be nil. अगर साल भर में 5,000 रुपए से कम का गिफ्ट आया है तो टैक्सेबल नहीं है। 5,000 रुपए से ऊपर का गिफ्ट आया है, ठीक है, तो ऐसी केस में टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है। गिफ्ट मेड इन कैश और कन्वर्टेबल इनटू मनी, लाइक गिफ्ट चेक। अगर आप कैश वगैरह में गिफ्ट देते हो, एम्प्लॉयर ने कैश दे दिया, चेक दे दिया, ड्राफ्ट बनवा के दे दिया, तो पूरा टैक्सेबल है। अगर गिफ्ट इन काइंड दिया है तो 5,000 तक एग्जेम्प्ट है। गिफ्ट हम बना दें आपके लिए एक चार्ट, गिफ्ट फ्रॉम एम्प्लॉयर। गिफ्ट फ्रॉम एम्प्लॉयर अगर कैश में है तो फुल्ली टैक्सेबल, अगर काइंड में है तो दो बातें, इन एग्रीगेट ड्यूरिंग द ईयर, in aggregate during the year up to 5,000, exempt in aggregate during the year beyond 5,000, taxable in respect of amount exceeding ₹5,000। 5,000 रुपए से ज्यादा का जितना गिफ्ट है वो टैक्सेबल हो जाएगा। मतलब अगर 7,000 का गिफ्ट है, ठीक है, इन काइंड, तो 2,000 रुपए टैक्सेबल होगा, ठीक है। ये बात समझ में आई कि नहीं? बात कैश है तो 1 रुपया भी टैक्सेबल है, अगर काइंड में है तो 5,000 रुपए तक का गिफ्ट है तो एग्जेम्प्टेड है, 5,000 रुपए की बियॉन्ड है तो 5,000 रुपए के बियॉन्ड जितना है वो टैक्सेबल है, बाकी एग्जेम्प्ट है, ठीक है। एग्जाम्पल से समझाते हैं आपको। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बर्थडे पे आता है, एम्प्लॉय का बर्थडे था, वो कहता है सर आज प्लीज घर पे आइएगा, आज मेरा बर्थडे है, ठीक है। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बर्थडे पे जाता है और उसको क्या करता है, 501 रुपया का कैश लिफाफा दे देता है, ठीक है। बर्थडे पे 501 रुपए का लिफाफा दे दिया, ठीक है। एम्प्लॉय के वाइफ का बर्थडे था, एम्प्लॉय को फिर उसने बुलाया, कहा कि आज मेरी वाइफ का बर्थडे है सर, आज प्लीज फिर आइएगा। तो एम्प्लॉय वाइफ बर्थडे, ठीक है। एम्प्लॉय की वाइफ का बर्थडे था, एम्प्लॉय ने क्या किया, उसे गोल्ड नेकलेस दे दिया 20,000 रुपीज का, ठीक है।
अब आपको ये बताना है कि इसमें टैक्सेबल क्या होगा और कितना एग्जेम्प्ट होगा। 501 रुपया जो कैश दिया था ये तो टैक्सेबल है, और जो 20,000 रुपए दिया गया है इसमें से 5,000 रुपया एग्जेम्प्ट हो जाएगा और ये 15,000 रुपया टैक्सेबल हो जाएगा, यानी गिफ्ट के नाम का 15,501 रुपया इंप्लॉय के हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा गिफ्ट फ्रॉम एम्प्लॉयर करके। कौन से हेड में टैक्सेबल होगा? सैलरी में ही टैक्सेबल होगा। ये सैलरी की इनकम है, ध्यान दीजिएगा, ये गिफ्ट है तो भी सैलरी की इनकम है क्योंकि एम्प्लॉयर से मिला है। एम्प्लॉयर से एम्प्लॉय को जो कुछ भी मिलेगा वो सैलरी है, ये भी टैक्सेबल हो जाएगा। मतलब सोचिए एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को बर्थडे पे जाके 1,000 रुपया दे दे तो 1,000 रुपया भी उसकी सैलरी की इनकम कहलाती है। एम्प्लॉयर से एम्प्लॉय को जो कुछ भी मिला वो सैलरी है, ठीक है। बीवी को नेकलेस दे दिया तो भी 5,000 रुपए तक एग्जेम्प्ट है, बियॉन्ड दैट टैक्सेबल है। क्लियर है सबको? एक्सपेंसेस ऑन क्रेडिट कार्ड्स। एक्सपेंसेस ऑन क्रेडिट कार्ड्स। एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को एक क्रेडिट कार्ड दे दिया है और उससे वो कहता है कि इस क्रेडिट कार्ड को तुम ऑफिशियल पर्पसेस में भी यूज कर लिया करो और अपना पर्सनल पर्पस हो तो भी यूज कर लिया करो। तो ध्यान दीजिएगा, जितना ऑफिशियल यूज के लिए है वो तो टैक्सेबल नहीं होगा, लेकिन उस क्रेडिट कार्ड से एम्प्लॉय ने जितना पर्सनल यूज किया है वो उसकी परक्यूसिट कहलाएगी। एम्प्लॉय के हाथ में सैलरी की इनकम है। तो एक्सपेंसेस ऑन क्रेडिट कार्ड में क्या लिखा हुआ है? एक्सपेंसेस इंक्लूड मेंबरशिप फी, annual fees are incurred by the employee or any member of his household which is charged to a credit card provided by the employer or otherwise are paid for or reimbursed by the employer। मतलब क्रेडिट कार्ड दे दिया है और क्रेडिट कार्ड का जो भी बिल आता है वो एम्प्लॉयर भर देता है, या फिर क्रेडिट कार्ड का बिल एम्प्लॉय भरता है और बाद में रिम्बर्समेंट ले लेता है एम्प्लॉयर से। तो इस केस में क्या होगा? द अमाउंट पेड और रिम्बर्स्ड बाय द एम्प्लॉयर, जो टोटल अमाउंट है उसमें से ऑफिशियल यूज का लेस किया जाएगा, और अगर इंप्लॉय से कुछ रिकवर कर रहे हैं तो वो भी लेस करेंगे। जैसे इंप्लॉयर ने बिल भरा क्रेडिट कार्ड का 50,000 रुपया, जिसमें से ऑफिस का बस 15,000 का इस्तेमाल हुआ था, तो भैया 35,000 रुपए इंप्लॉय ने अपने लिए खर्च किया है, वो उसकी सैलरी में जुड़ेगा, परक्यूजिट है वो। लेकिन अगर इंप्लॉय से उसमें से 10,000 रुपए ले लिया गया तो 25,000 रुपए इंप्लॉय की सैलरी में जोड़ा जाएगा, ये परक्यूजिट है। ठीक है यहां तक? चलिए आज की क्लास को यहीं पे स्टॉप करते हैं एक बार, ठीक है, और बैलेंस परक्यूजिट को हम आपके साथ नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, राइट? So let us stop over here.